ओके चलिए, तो सबसे पहले हर्षदा वीरू, बहुत बहुत मुबारक आपको और हर्षदा आपको नंबर 1 बनाने के लिए। हर्षदा पहले तो नंबर्स बताइए। जी हाँ अनुज, इनफैक्ट बहुत ही शानदार अपडेट हम लेकर आ रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बजट वाला दिन जो सबसे बड़ा दिन रहता है शेयर बाजार के दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, आम आदमी के लिए, उसी दिन सबसे ज्यादा लोगों ने सीएनबीसी आवाज का साथ दिया है। हिंदी बिजनेस चैनल की कैटेगरी में सीएनबीसी आवाज सबसे ज्यादा देखा गया है। इस खास मौके पर ऑफ कोर्स हम आगे और नंबर्स पेश करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो यही है कि हमारे क्लोजेस्ट प्रतिद्वंदी से 169% ज्यादा लोगों ने हमें देखा, यानी कि आपके चैनल को देखा। और ऑफ कोर्स यूट्यूब पर पूरे हफ्ते लोग सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज की प्रोग्रामिंग ही देख रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का। अनुज, वीरू और पूरी टीम, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बजट का दिन एक दिन होता है जहां पर हम पूरा ढोल तमाशे के साथ ऑफ कोर्स स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रोग्रामिंग में कितनी मेहनत लगती है वो हम ही जानते हैं। बिल्कुल नहीं, हमने कंटेंट अच्छा रखा था इस बार। देखिए, कंटेंट इज सुप्रीम। और हर्षदा, मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं फिर से, हालांकि जब नंबर्स आए थे 1:30 बजे मैं आया था स्क्रीन पर, लेकिन फिर से सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर शुक्रिया, क्योंकि देखिए दर्शक हैं तभी हम हैं, और सबसे ऊपर दर्शक आता है। और दर्शकों का एक बहुत क्लियर मैंडेट है कि उसको किस तरीके की प्रोग्रामिंग चाहिए। और बजट वाला दिन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वैसे तो खैर बिजनेस चैनल के लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है, मार्केट आवर्स में खास तौर से लोगों का पैसा दांव पर लगा होता है, लेकिन बजट वाले दिन सबसे ज़्यादा मूव्स आते हैं और सबसे बड़ा दिन होता है फाइनेंशियल ईयर का। और इसके लिए बजट वाले दिन एक जो व्यूअर है वो उस चैनल की तरफ जाना चाहता है जहां पर उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बजट वाले दिन हमारा 169% होना। मैं बजट वीक में भी हम नंबर 1 रहे हैं, उसमें भी हमारा जो गैप है वो डिसेंट है, लेकिन बजट वाले दिन की आप लीड देखिए, 169% की लीड ओवर कंपेटिटर्स। ये एक अपने आप में एक चीज़ बयां कर रही है हर्षदा। और मैं ये कहूँगा कि मैं एक प्रिविलेज फील कर रहा हूँ इस टीम का हिस्सा होकर, और इस टीम को लीड करने के का मुझे जो एक प्रिविलेज मिला है और जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे उसको लेकर इतनी खुशी हो रही है आज। और मैं एक चीज़ कहूँगा, टीवी पर आप प्रोमो देख रहे होंगे, उसमें हम सब फेसेस जो चैनल पर आते हैं वो दिखाई देंगे आपको, लेकिन इसके असली हकदार जो हमारी डेस्क है, जो दिन रात काम करती है, हमारी टिकर टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी कैमरा टीम, हमारी ग्राफिक्स टीम, हमारी गेस्ट टीम, गेस्ट डेस्क पर जो बैठते हैं वो लोग, जो हमारे गेस्ट चैनल पर आए वो सब लोग, हमारे सारे के सारे रिपोर्टर्स। उस दिन में मैं देख रहा था सुबह सुबह, खासतौर से दिल्ली की ठंड में सुबह सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग में आना बहुत बड़ी बात है। हमारी रिसर्च टीम, हमारे सारे के सारे एंकर्स उस दिन बिना थके जो काम कर रहे थे, हमारी असाइनमेंट डेस्क जो है, हमारी डिजिटल डेस्क, हमारी सोशल डेस्क, हमारी मेकअप टीम, हमारी एडमिन टीम, जो हम सब दर्शकों, जो हम सबको जिन्होंने टाइम टाइम पर पानी प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड किया, वो सब किया। और अगर मैं देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, अपने आप जो नाम ध्यान में आ रहे हैं, अगर मैंने किसी को मिस कर दिया है तो अपॉलोजीज, लेकिन टीम जानती है कि मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आप सबको मैं ये कहूँगा कि आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस टीम को लीड करते हुए। और नंबर्स अपने आप एक स्टोरी बयां कर रहे हैं, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। And Anuj, you speak for all of us. आपके लिए, मेरे लिए, दर्शकों के लिए, यहाँ बिल्कुल अरे एक बड़ा दिन होता है। हम दिल्ली से मुंबई आते हैं, कोई मुंबई से दिल्ली आता है, बजट कवरेज चलती है। मुझे याद है उस दिन की वो सबसे बड़ी इमेज, लक्ष्मण जी टोपी लगा के, मफलर लगा के 7 बजे, पौने 7 बजे वहाँ पे खड़े थे राष्ट्रपति भवन के पास। तो वो दिन में ऐसे नंबर्स आना वाकई अच्छा लगता है। और हमारे जो बजट गेस्ट एडिटर्स थे, टेक पंचायत थी, और बाकी जितने के जितने गेस्ट थे जिन्होंने उस दिन हमको ज्वाइन किया। और देखिए, वो दिन सबके लिए बड़ा होता है, और कई लोगों ने तो उस दिन अपना काम छोड़कर या अपनी ट्रेडिंग छोड़कर हमको ज्वाइन किया उस दिन और हमारे साथ रहे। ये अपने आप में एक बड़ा सेक्रीफाइस था उन लोगों के लिए, और आज उनको भी खुशी हो रही होगी कि उनके एफर्ट्स रंग लाए। और बजट वाले दिन और यूट्यूब पर देखिए हर्षदा, ये नंबर्स मेजरेबल है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स में आप कोई स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं, ये नंबर्स मेजरेबल है। ये आपको दिखते हैं ये नंबर्स कि इतने नंबर्स थे उस दिन, और 169% का अगर हमारा एक जंप और एक लीड है कंपटीटर के ऊपर, तो वो है, उसको आप डिबेट नहीं कर सकते, उसको आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि जब सिर्फ टीवी के नंबर्स आते थे ना, उसमें
कहीं ना कहीं ये होता था कि कहाँ मीटर लगा है, कहाँ नहीं लगा है, कितनी देर देखा है, कितनी देर नहीं देखा है। अब जब से ये पूरा डिजिटल हो गया है, पूरा डिजिटाइज हो गया है, उसमें आप देख सकते हैं, आप जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, ये वो वाली बात है। और बहुत शानदार दिन, और पार्टी तो बनती है इसके लिए। मैं इनफैक्ट यही बोलने वाली थी कि वीरू के मन में डबल लड्डू फूट रहे हैं, एक तो नंबर्स के और दूसरे कंसिडरिंग आप अब दिल्ली में हैं, क्योंकि अगर ये हफ्ता अलग होता तो अनुज आप और मैं यहाँ बैठे होते और पार्टी प्लान कर रहे होते, और आज वीरू बोल रहे हैं अब देखिए पार्टी होगी दिल्ली में, लेकिन अनुज ऑफ कोर्स जब बॉम्बे आएंगे यहाँ पर अच्छा खासा सेलिब्रेशन होने वाला है। और इन नंबर्स को कुछ और पर्सपेक्टिव में डालने के लिए मेरे साथ यतिन भी स्टूडियो में आ गए हैं, तो नंबर्स को पेश करते हैं और फिर हमारे टेक पंचायत में जो लोग हिस्सा बने थे, जो आज भी चैनल में आपको दिखाई देंगे, हर रोज जिनसे हम बात करते हैं, उनको भी इस चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन यतिन आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत मेहनत की और उसका रंग सामने स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून हर्षदा, और ये आफ्टरनून गुडी हो रही है, और जैसे कि अनुज ने कहा, नो स्लाइसिंग, नो डाइसिंग, क्लियर व्यूज जो आपको दिखते हैं वही व्यूज हम आपको बता रहे हैं। और बजट वाले दिन सीएनबीसी आवाज अपने कॉम्पिटिटर से लगभग 170% ज्यादा, 170% ज्यादा आपको बड़ा दिखा। ऑब्वियसली अगर हम ट्रेडिशनल टीवी की बात करें तो लगभग 19 लाख व्यूअर्स हमारे साथ टेलीविजन पे जुड़े बजट वाले दिन। और यही नहीं, हम टीवी की बात नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया की भी बात करेंगे, जहां हमको जबरदस्त रिस्पांस व्यूअर्स ने दिया है, इन्वेस्टर कम्युनिटी ने दिया है, और वो आम आदमी ने दिया है जो बिजनेस चैनल को देखता है बजट वाले दिन। वहां भी अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ी लीड हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से। और व्यूज की बात करें तो यूट्यूब पे लगभग 1.1 करोड़ व्यूज हमको आते हुए नजर पड़े हैं, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है हमारे लिए। 1 करोड़ के पार हम चले गए यूट्यूब व्यूज। जहां तक कि बजट हफ्ते का सवाल है तो हम एक दिन का भी डेटा आपको दे रहे हैं, जहां हम बहुत ही बड़ी लीड बना के रखे हुए हैं। एक हफ्ते का भी डेटा दे रहे हैं, जहां एक बड़ी लीड के साथ हम आगे बने हुए हैं। तो क्लियरली जहां तक कि सोशल मीडिया का सवाल है, ट्रेडिशनल टीवी का सवाल है, सीएनबीसी आवाज नंबर 1 रहा है, व्यूअर्स की फर्स्ट चॉइस रहा है। और इस भरोसे के लिए, इस सपोर्ट के लिए, ऑब्वियसली जैसे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर ने कहा, एक बड़ा जो सपोर्ट हमको आया है वो व्यूअर्स से आया है, हमारे टीवी दर्शकों से आया है। तो उनके लिए भी खास शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पे हर रोज, क्योंकि सबसे सटीक एनालिसिस और बाजार की नस नस से वाकिफ हम आपको कराते हैं। तो जुड़ने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, और हमारे जो जानकार हमारे साथ जुड़े बजट के दिन और बजट के पूरे हफ्ते, और जो लगातार सीएनबीसी आवाज का साथ देते हैं, आपका भी धन्यवाद। प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा, संजीव होता को भी कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गाबा साहब, थैंक यू वेरी मच। आंकड़े बड़े हैं, एंड आप लोगों के सपोर्ट के बगैर, उस तगड़ी टेक पंचायत और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस के बगैर जो आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वो नहीं हो पाता। थैंक यू। मैं इनफैक्ट कहना चाहूंगा कि बजट के दिन जो मैंने देखा माहौल फर्स्ट टाइम, हमेशा हर साल आता हूं, जो माहौल था वो एक वाइब्रेंट माहौल था, समथिंग लाइक जैसे पिट में दिखाई देता ना, वैसा था। एवरीवन वाज बिजी, कोई किसी को किसी के लिए वक्त नहीं था। 1.7 टाइम्स इज वेरी हम्बलिंग। बहुत ही अच्छा लगता है कि एक पार्ट ऑफ द टीम है, और वाकई में जो हमको दिखते हैं जो बाहर और पीछे जो होते हैं, बहुत बहुत फर्क है। इतने लोग जो काम करते हैं दिल से। मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं सुबह के शो के बाद मैं नीचे जा रहा था कैंटीन में वड़ा पाव खाने के लिए, तो मुझे नंबर नीता ने रोका, बोला नहीं आपका दूसरा शो है यूट्यूब पर। तो फिर मैं यूट्यूब पर चला गया, और वहां पर मैंने आशीष के साथ शो किया। इतना अच्छा शो था यूट्यूब पे। मैंने आशीष को बोला इसको हमको रिपीट करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया था। फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, लवली, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ इट। हाँ, ये पार्टी तो हम देंगे, खाली मुझे सिर्फ वीरेन बता दे कब आ रहे हैं, हम पहले एक वेन्यू बुक कर लेंगे, फिर सबको एक पंचायत को। थैंक यू। ठीक है सर, मैं चिंता मत कीजिए, आता हूँ। और अच्छा, इस बार बजट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, क्योंकि बजट के साथ एक और चीज़ चल रही थी, अदानी सागा। बजट स्पीच के दौरान कुछ हुआ, पोस्ट बजट कुछ और हुआ, तो वो हफ्ता क्रिटिकल था। एब्सोल्युटली। और देखिए, मैं इसलिए एक चीज़ कह रहा हूँ कि और पूरे हफ्ते मेरे ख्याल से हमने दर्शकों का एक अच्छी हैंड होल्डिंग की, और काफ़ी लोगों को देखो, सिर्फ ये कई बार ये कहना, सिर्फ इतना कहना कि आप इस दिन ट्रेड ना करिए या अपना पैसा बचाइए, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करें।
कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ पैसा लगाना है, किस दिन ये जैसे मैं हमेशा ना मार्केट को कंपेयर करता हूँ क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ। ट्रेडिंग इज लाइक स्पोर्ट्स। आपको पता होना चाहिए किस बॉल पर आगे बढ़कर छक्का मारना है, किस बॉल को डिफेंड करना है, किस बॉल पे आपको सिंगल्स लेने हैं, किस बॉल पर आपको बाउंड्री मारनी है, कहाँ आपको एक्सेलरेट करना है, कहाँ आपको डिफेंड करना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये एक जो होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है और यही एक सक्सेसफुल मुझे लग रहा है कि एक बिजनेस चैनल बनाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मिलकर इस चीज़ का हिस्सा बनती है। इनफैक्ट मानस, आपको भी मुबारक, आप भी जुड़े थे हमारे साथ बजट वाले दिन। बिल्कुल अनुज जी, और देखिए इस दिन का इंतजार हर साल रहता है और पिछले 3 साल से मैं उस जो मोमेंट होता है उसको मैं नहीं जी पाया, क्योंकि 3 साल कोविड की वजह से मैं बॉम्बे नहीं ट्रेवल कर पाया। लेकिन इस बार 3 साल के बाद जब ज्वाइन किया तो बिल्कुल वही फीलिंग थी जो 2020 में थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत एक तो काफी समय के बाद हम लोग एक साथ मिले तो वो एक अलग एनवायरनमेंट। और दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि देखिए जब बिजनेस चैनल की बात होती है और स्पेशली हिंदी बिजनेस चैनल की बात होती है तो लोग बिजनेस चैनल को केवल आवाज ही मानते हैं, सीएनबीसी आवाज के नाम से ही जानते हैं। तो बिल्कुल। और अब देखिए, अब ये जो मार्केट है ना, ये केवल बॉम्बे और दिल्ली तक नहीं रह गया है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, यूपी में भी आएंगे, तो जितने छोटे शहर भी हैं वहां पर भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। और हर ट्रेडर को मैंने देखा है कि अगर आप बोलेंगे कि हिंदी बिजनेस चैनल, तो हर आदमी सीएनबीसी आवाज को ही जानता है। अच्छा वीरू, मुझे बता रहे हैं कि आज आपका बर्थडे भी है मानस जी। थैंक यू सो मच अनुज जी। बिल्कुल मेरा बर्थडे है तो आज तो डबल सेलिब्रेशन होगा। एक तो सीएनबीसी आवाज की वजह से, उसकी सफलता की वजह से, और मेरी बर्थडे की वजह से। मैं कह रहा हूँ सुबह से आज मानस का परिधान कुछ अलग लग रहा है? मैं सुबह से कह रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि इस पैनल में सबसे, अगर आप देखें आज जो अलग, अगर आप देखें आउटफिट किसी का था तो वो आपका था, कुछ तो था डिफरेंट। बाकी आप नहीं, मैं वीरेंद्र जी आपका इंतजार कर रहा था। मैं सुबह से इंतजार कर रहा था कि बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, एक बहुत अच्छा हिस्सा हमारी टीम का मानस जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए अब एक बात कहूँगा अनुज, लगभग अक्टूबर में आपने सीएनबीसी आवाज को लीड किया। लगभग 18-19 साल 20 साल का आप तजुर्बा सीएनबीसी टीवी 18 के साथ लेके आए आवाज में। आप पहले भी परिवार का हिस्सा थे और मेरे ख्याल से मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन शुक्रिया इस टीम को लीड करने के लिए। और ये पल अच्छा है हमारे लिए भी, लेकिन आपके लिए मेरे ख्याल से और खास बन गया। मेरे लिए तो बहुत खास है वीरू। और देखिए मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अ लीडर कैन बी एज गुड एज अ टीम। और एक अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता जबकि उसके साथ एक अच्छी टीम ना हो। और मैं जो कमिटमेंट मैंने इस टीम का देखा है ना, और मैं सच बोल रहा हूँ ये, और मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मुझे बोला गया था कि देखिए हमारे डेस्क में काम करते हैं उन्होंने आके कहा था कि सर ये बेस्ट टीम है, आप नोटिस करेंगे आप। और अगर तो मैं फील किया है वो, देखिए 5 महीने कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला फ्रैंकली। और जिस तरीके से टीम ने मुझे एक्सेप्ट किया, हालांकि जैसा आपने कहा कि मैं परिवार का हिस्सा हमेशा से रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एक आया तो मैं फिर भी दूसरे चैनल से ही था विद इन सेम नेटवर्क। लेकिन जिस तरीके से टीम ने मुझे एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से जो आइडियाज़ भी मैंने इम्प्लीमेंट करने चाहे वो टीम ने विदाउट एनी हेजिटेशन जो इनको एक्सेप्ट किया, मुझे लग रहा है कि उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिए ये तो शुरुआत है। मैं एक चीज़ कहूँगा हर्षदा, वीरू और हमारे जितने टीम है सबको मैं ये कहूँगा, इसको अब हम एज ए स्टेपिंग स्टोन देखें। अब हमको इस पर बिल्ड करना है और यहाँ पर हमको रुकना नहीं है। और ये जो 169% है इसको आगे हमें और आगे लेके जाना है। ये जो नंबर हम दिखा रहे हैं आपको 10 करोड़ का या जो भी, उसको हमको और डबल करना है यहाँ से। और पोटेंशियल है भारतीय बाज़ारों में कि जिस तरीके से टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोग बाज़ार से जुड़ रहे हैं आज की डेट में, पोटेंशियल है हमारे पास कि हम इस नंबर को, ये जो बजट वाला दिन नंबर है 19 लाख व्यूज़, इसको हम 1 करोड़ तक ले जाएं अगले 5 साल में। ये क्या हमारे लिए टारगेट होगा, ये हमारे टारगेट होना चाहिए और हम इसको अचीव कर सकते हैं, और बशर्ते हम पूरी मेहनत से अपना काम करते रहें। चलिए, तो ये एक अध्याय सीएनबीसी आवाज़ के अगर आप देखें इतिहास में और जुड़ गया। बजट के दिन बेहद शानदार नंबर्स। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया सभी आवाज़ के दर्शकों का और स्पेशली हमारी टीम का जो बतौर गेस्ट हमारे साथ जुड़ी रही। हर्षदा,
जी हाँ वीरू, और हमारे साथ गौरव बिसाब भी है, संजीव होता भी है, और इनसे भी हम लगातार बात करते रहते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्री बजट चर्चा में जुड़ने के लिए और बजट के दिन, बजट के बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आज के मार्केट पर अब फोकस कर लिया जाए। 17,900 पर दस्तक दे चुका है निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 17,899 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक में जो सुबह में थोड़ी सी मायूसी थी, वहां से रिकवरी आती हुई और अब सिर्फ 14 पॉइंट ही नीचे रह गया है। मिड कैप्स कल की तेजी के बाद थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं। तो गौरव बिसाब, आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं ये पहले कहूंगी, बताइए आपकी अप्रोच इस मार्केट पर अब क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपको, आपके चैनल को, आपकी टीम को काफी सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई है। हमने अपने ऑफिस में भी जो स्क्रीन लगा था बड़ा वाला, उसमें भी हमने सीएनबीसी आवास के माध्यम से ही बजट देखा था। तो काफी अच्छी कवरेज थी और वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विथ यू। मानस को बर्थडे की शुभकामनाएं, मैं एड्रेस भेज दूंगा मिठाई के लिए। रही बात मार्केट की, देखिए 18,001 की सपोर्ट एरिया है, की हडल एरिया है। रुझान मार्केट का पॉजिटिव है, लेकिन जब तक 18,000 का आप देखेंगे आंकड़े, तो 18,000 के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी एक सेलिंग हमको नजर आती है। तो जब तक यहाँ पे कवरिंग नहीं आ रही है, मैं और उछाल के लिए प्ले नहीं करूंगा। वी माइट ट्राई हेड टुवर्ड्स 18,000 स्पॉट, वहां पे रिव्यू करना होगा। मैं अभी यहाँ पे फिलहाल फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं हूँ। बैंक निफ्टी में जो है वहां पे आपको एक अच्छा मिल सकता है। वहां पे जो की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर स्पॉट में 41,800 के हैं। बैंक निफ्टी अगर 41,800 को सस्टेन कर लेगा तो मुझे लगता है निफ्टी जो है 18,200 250 दिखा देगा, और बैंक निफ्टी जो है वो 42,700 800 दिखा देगा। तो यहाँ पे जो दारोमदार होगा वो बैंक निफ्टी के लिए होगा। यहाँ से 300 पॉइंट एक हर्डल है, ब्रेकआउट के लेवल्स आ जाएंगे, तो वो मेरे लिए की लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। ओके, एक्चुअली वीरू, हम इतना मशगूल हो गए वो नंबर्स में कि मार्केट की तो हमने बात ही नहीं की। और मार्केट डे हाई पर, और आज देखिए क्या ज़बरदस्त। आज मुझे ना एक और चीज़ की खुशी इसलिए हो रही है कि आज जो सेटअप था हमारा, जो हमने सुबह डिस्कस किया था, वो बिल्कुल प्ले आउट हुआ। लेवल बेस्ड सेटअप जो था कि एक 20 डे मूविंग एवरेज पर मॉर्निंग में हॉल्ट, नीचे मार्केट गिरा, उसके बाद एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक, और बाउंस बैक दिया, और बाउंस बैक में हम कल का हाई क्रॉस कर रहे हैं वीरू। और अब अगर यहाँ क्लोज हो गए हम, तो वो जो 20 डे मूविंग एवरेज वाला हॉल्ट है ना, अगर हमने उसको नेगेट कर दिया तो ये बहुत पावरफुल है। अगर यहाँ पर क्लोज हो गए तो फिर हम 18,100 18,200 तक जा सकते हैं फिर निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से लोअर लेवल पर रिकवरी आई है, जबरदस्त मूव है मेरे ख्याल से। क्लोज भी अच्छा होगा। अगर किसी भी कल 900 के कॉल राइटर को हमने नहीं बाइसेक्ट कर पाए थे, आज वो एटलीस्ट कर रहे हैं, तो ओके, उसके मुताबिक ये अच्छी क्लोज होगी। बैंक निफ्टी रिकवरी की पूरी कोशिश करता हुआ स्टिल स्ट्राइकिंग डे हाई और इनफैक्ट मॉर्निंग हाईस को रिविजिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लियर कट विनर आज है निफ्टी आईटी। अनुज है, निफ्टी आईटी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ चुका है जो कि 1 दिसंबर या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक का हाई था। बिल्कुल। और ये जो एक लग रहा था निफ्टी आज, उस पर हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि नैस्डैक का जो कल का मूव था ना, वो एक गूगल स्पेसिफिक मूव था। वो उसको आप पूरे सेक्टर से ना जोड़ें, और एक इंडियन आईटी स्टॉक्स में एक रेजिलियंस है। कल भी हमने बात की थी परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स की। ये एक स्पेस बन गई है मार्केट के लिए जो मार्केट को एक लीड करी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना वीरू, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट आपको एक एडवांटेज भी दे रहा है। अगर आप हायर लेवल पर भी खरीद लें, हायर लेवल पर खरीद लें, आप स्टॉक गिर जाए, आप एवरेज ना भी करें, एवरेज कर लें तो और भी अच्छी बात है, एवरेज ना भी करें तो भी स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं। इन्फोसिस का स्टॉक देख लीजिए, टीसीएस का स्टॉक देख लीजिए, आपने किसी भी लेवल पर लिया होता है पिछले 3-4 दिन में पैसा बन रहा है आपका। ये एक इंडिकेशन होता है फ्रेश बुल मार्केट के स्टार्ट का, जहाँ पर मार्केट आपकी गलतियों को भी रिवॉर्ड करती है। क्या गलती? अगर आपने गैप अप पे भी खरीद लिया, जैसे टीसीएस सुबह आपने गैप अप पे भी खरीद लिया, वो नीचे आया, लेकिन उसके बाद फिर सेकंड लेवल ऑफ बाइंग आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आईटी के पास पूरी लीडरशिप, और एक स्टॉक और जिसने अगर आप देखें आज पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन था इस स्ट्रेंथ में, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, रिलायंस अभी डे हाई पर नहीं है, बट इसका अपने 2 दिन के शॉक जोन से बाहर निकल के आना वही मार्केट्स के लिए काफी था। अच्छा मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए वीरेंद्र जी, आईटी पे ही ध्यान है और इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही चला रहा था, लेकिन हमने 4-5 दिनों में कंसोलिडेशन देखा। 1600 के आसपास का रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया, लेकिन आज फाइनली 1600 का स्तर रीच हुआ है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 1595 के स्टॉप लॉस से आपको इन्फी में खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ टारगेट करीब 1640 1645 के रहेंगे, और यहाँ पर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23 फरवरी वाला 1620 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर ध्यान दीजिए। 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है।
उस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 33 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, देखिए एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं जरा, 2-3 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंट इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क में आज काफ़ी दिनों के बाद बाइंग आई है। इनफैक्ट जुबिलेंट फूडवर्क का एक थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए। अब ये क्या सिर्फ एक सेक्टोरल मूव है, इसकी वजह से जुबिलेंट पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या इसने स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम बनाया है, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा वीरो, क्योंकि आज थोड़ा सेक्टर में भी फ्लेवर है इसके लिए। लेकिन जुबिलेंट का थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए। लगातार जुबिलेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिछले कई दिनों से इसके नंबर्स भी खराब आए थे। ये देखिए इसका 1 महीने का चार्ट, वो जो बड़ी वाली रेड कैंडल आप देख रहे हैं वो नंबर्स के बाद आई थी, और यहाँ पर एक अच्छा खासा डिक्लाइन आप देख, लेकिन लोअर लेवल से क्लियरली यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट विजिबल है यहाँ पर। गाबा जी एक चार्ट देखिए इसका, जुबिलेंट फूडवर्क्स का, बताइए कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पर? बनता है। गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। इसका बाई सिग्नल जुबिलेंट फूड का आया था करीब जब 438 पार किया है, बिल्कुल ब्यूटीफुल बाई सिग्नल। उसका जो टेक्निकल टारगेट था करीब 475 तक का है, अब ट्रेड कर रहा है 457 पर। तो मेरे ख्याल से अपमूव तो मिलना चाहिए जुबिलेंट फूड में। हाँ, अगर आज किसी को लेना है तो ले सकते हैं जुबिलेंट फूड, सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, और वो स्टॉप रहेगा मेरे ख्याल से 445 का। यस, अप ट्रेंड इज ऑन, और लगता है कि जो 475 तक चला जाए, उसके बाद कैसे वहां पर रिएक्ट करते हैं तब बताएंगे कि बॉटम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हाई टाइम पर बेसिस पर लगता है कि यहाँ पर जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर है तो। में एक अच्छा ट्रेंड आज बनता हुआ, करीब 3% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। संजीव होता भी हमारे साथ है। होता साहब, आफ्टरनून। आपकी अप्रोच इस मार्केट पर, और कोई खास स्टॉक जो इस समय कंसिडरिंग निफ्टी फिर 18,000 के आसपास चक्कर काट रहा है, जो लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा, पूरे टीम को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और मानस भाई को जन्मदिन की बधाइयाँ। मेरा जो मार्केट का अप्रोच है, देखिए कि हमने देखा है, एम्पिरिकल एविडेंस है कि ये जो इवेंट ड्रिवन वोलेटिलिटी रहती है वो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। बजट शानदार था, ग्लोबल क्यूज भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्वालिटी स्टॉक हैं वहाँ पे अप्रोच होना चाहिए कि अभी बेस्ट टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो मुझे एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है अभी वो है एसआरएफ। ये देखिए एसआरएफ से ही शुरू हुआ था, जहाँ पे फ्लोरोकेमिस्ट्री में जितने भी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा स्टॉक ये अर्निंग डिलीवर कर रहे हैं, वो नवीन फ्लोरो हो या फिर गुजरात फ्लोरो हो। तो एसआरएफ इतना चला नहीं है और ऊपरी स्तरों से बहुत गिरा हुआ है, और अभी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है इसका। तो मुझे लगता है एसआरएफ यहाँ पे एक मोमेंटम की बाय भी बनता है और एक इन्वेस्टमेंट बाय भी बनता है। तो एसआरएफ एक पिक के तौर पर इस समय आता हुआ, लेकिन स्क्रीन पर अब नजर आएगा आपको हिंडाल्को का शेयर, और जो नंबर्स हैं वो काफी आतिशबाजी वाले आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो फिलहाल फिगर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो है मुनाफे का। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 1360 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ये आप नोट कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर 515 करोड़ के आसपास की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर दरअसल मुनाफे का कंपनी की तरफ से आया है। कुछ और डेटा पॉइंट्स यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये जो एल्यूमिना का बिजनेस है उत्कल को जोड़कर वहां पर 1748 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन वहां पर 1500 करोड़ के आंकड़े की थी, तो वहां से काफी बेहतर परफॉर्मेंस। अगर आप ध्यान दें कि कॉपर बिजनेस ने क्या डिलीवर किया है एबिटा फ्रंट पर, 546 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 515 करोड़ का अनुमान वहां पर आता हुआ दिखाई दिया था। तो नंबर्स वैसे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय में इजाफा देखने को मिला है, करीब 53,151 करोड़ के आसपास तक की आय देखी जा रही है, और वो स्टॉक आपके सामने। हालांकि नोवेलिस के नंबर्स को देखकर ऐसे लगा था कि शायद क्वार्टरली परफॉर्मेंस में दबाव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर बिजनेस का जो एबिटा का आंकड़ा है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कोई फर्स्ट टेक मिस्टर होता इस कंपनी के नंबर्स पर? हर्षदा, ये ऑफिशियल कवरेज में नहीं है तो और देखना पड़ेगा। नंबर प्राइमा फेसी तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन आपने जैसे बताया कि नोवेलिस का इतना परफॉर्मेंस अच्छा था नहीं, उसके बावजूद कंसोल नंबर तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा कि कैसे परफॉर्मेंस है, तो इस पर अभी और थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके जी हाँ, देखिए नोवेलिस के नंबर्स पहले आए थे और वो आउटलुक भी एक आया था। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी कि ये जो गया क्वार्टर था, इसमें एक बार जब एल्कोआ ने भी नंबर्स दिखाए थे तो उन्होंने भी कहा था कि प्रॉब्लम है। यहाँ पर मार्केट का बेट ये है कि आगे अगर चाइना फैक्टर की वजह से बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो रैली बन रही थी मेटल्स में, ध्यान रखिएगा वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंचर हुई थी पिछले एक हफ्ते में। हिंडाल्को 500 तक चला गया था अभी रिसेंटली,
और वहाँ से फिर करेक्ट हुआ है, करीब 436 तक आया है। टाटा स्टील की भी, लेकिन कल वाली जो मेटल्स की रैली थी वो एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से शुरू हुई थी, तो यहाँ पर वापस एक थोड़ी उम्मीद बनेगी और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर भी है इस समय हिंडाल्को। देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, लेकिन एक बार जरा मार्केट पर वापस नज़र डालते हैं। और निफ्टी इस समय 17,893 एक्सपायरी है, 3 PM मूव आएगा कि नहीं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मार्केट मूड बना रहा है वीरू एक बार ना 18,000 जाने के लिए। एक और कोशिश, मतलब कह तो रहा है कि मुझे 18,000 जाना है और वहाँ तक जाता है और सक्सीड होता है नहीं, लेकिन जिस तरीके की आज जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई है और आज जिस तरीके से मार्केट ने एक डिप्स पर बाइंग करी है, वो मेरे लिए आज बहुत ज़बरदस्त एक इंडिकेशन है कि किस तरीके का मूड मार्केट कर रहा है। और खासतौर से जो मार्केट का लीडिंग पॉकेट है IT, उसने जिस तरीके से लीड किया, जब लीडर इस तरीके का मुंह दिखाता है तो वो लगता है। और आज देखिए फिर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ज़बरदस्त डिक्लाइन है, उसके बाद भी मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी 9-10% नीचे है, लेकिन ऊपर आ रहा है। और बीटन डाउन स्टॉक्स काफ़ी रिकवर कर रहे हैं, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, थोड़ी सी बार्गेन बाइंग भी हुई आज मार्केट में। एक बात है, रिलायंस का एग्जैक्टली टेंडिमा से घूमना और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व अनुज मिड नवंबर के बाद पहली बार 20 डिमा टेस्ट कर रहा है। इतनी बुरी हालत थी दोनों स्टॉक्स की, और हिस्टोरिकली हमने इन B2 के बिना कभी नया हाई छुआ नहीं है। हाँ, वो तो है। भाई, इसलिए बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का होना जरूरी होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा शायद इस बार कुछ नया मामला है। लेकिन प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, और बताइए आपकी ट्रेड, और आपको भी मुबारकबाद, आप भी CNBC आवाज़ का हिस्सा रहे हैं। बजट वाले दिन हम नंबर 1 रहे, तो आपको भी मुबारकबाद। बताइए, अपनी ट्रेड भी बताइए। जी अनुज जी, वीरू जी, हर्षदा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एज अ टीम, एंड बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। एंड मानस जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड विश अ फैंटास्टिक ईयर टू यू। तो अनुज जी, जहां तक स्टॉक पिक की बात है, मुझे अभी IT सेक्टर से OFSS काफी अच्छा लग रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल, ये अभी 3,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेन चीज जो मैं देख रहा हूँ, 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है काफी वक्त के बाद, काफी महीनों के बाद। और मैं ये थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि आज ये क्लोज इसी जोन में देगा, तो मैं यहाँ पे 3,175 3175 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लेना चाहूंगा, और मेरा टारगेट होगा 3,250 से लेके 3,265 का। ओके, तो ये फिलहाल ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ट्रेड का मौका आपके लिए स्क्रीन पर साफ तौर से आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर 1% की तेजी पर कारोबार। 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसका जिक्र हम सुबह सवेरे भी कर रहे थे नंबर्स के बाद। एक है ट्रेंट और दूसरा है कमिंस। और कमिंस का जो कॉल हुआ उसके बाद तो तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दी है। मानस, पहले तो कमेंट्स पर एक टेक्निकल चेक दीजिए और फिर फंडामेंटल एनालिसिस अगर संजीव होता आपकी कोई एक्स्ट्रा है कमेंट्स के नंबर्स के बाद, उस कॉल के बाद किस तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं उस पर मैं आऊंगी। लेकिन मानस, फर्स्ट टेक क्या रहेगा इस समय? 1571 पर एक क्या मौका है नई तेजी खड़ी करने का? देखिए, नई तेजी अगर आपको ओपन करनी है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझना पड़ेगा। शायद 1 से 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 1550 और 1350 की रेंज में काफी समय स्टॉक ने निकाला। आज 1550 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आपको कम से कम 1750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो टारगेट है आने वाले 2 मंथ के लिए रहेंगे, तो कम से कम 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेके कभी भी कोई गिरावट मिले तो 1450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। डिप्स पर ऑफ कोर्स आप खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन होता साहब आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि हमने मिड कैप में हम देखा था थर्मैक्स के नतीजे अच्छे, कमिंस का परफॉर्मेंस काफी धुआंधार है, कल ABB जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। इस स्पेस में क्या पोजीशन और बढ़ा रहे हैं? जी हर्षदा, ये अगर स्पेस देखें तो मुझे लग रहा है कि सबसे परफॉर्म करेगा ये पूरे ईयर में, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है ग्रीन एनर्जी को लेकर या रेलवेज को लेकर, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर, और पूरे कैपेक्स साइकिल को ही देख लें, वो एक अप साइकिल में है, तो पूरा ये सेक्टर को ही बेनिफिट करेगा। और क्यूमेंस का मैनेजमेंट ने भी वो आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिया, हालांकि थोड़ा सा कंसर्न है नियर टर्म में, लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है, स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है क्यूमेंस का, वो बहुत ही मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर में वो हनीवेल ऑटोमेशन हो या थर्मैक्स हो, यहाँ से भी बाय करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ओके, तो ये एक स्पेस जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थर्मैक्स में और हनीवेल में भी दिखाई दे रही है। अच्छा, IRCTC के नतीजे अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, याद रखिएगा ये वायदे बाजार का स्टॉक है। आय 540 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ पर आ गई है, तो काफी सब्सटैंशियल जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में। ये पहला आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है।
इसके साथ ही यहाँ पर देखना होगा कि मुनाफे के फ्रंट पर और ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन कैसा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आय का ही आंकड़ा आया, मुनाफा 209 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ पर आया, तो यहाँ पर भी इजाफा ही देखने को मिला है। कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आते हैं। IRCTC के स्टॉक आपके सामने थोड़ा सा अपटिक दिखाने में कामयाब, आधे % के गेन्स देखने को मिले हैं। वैसे ट्रेडर्स के लाइमलाइट से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। अब देखते नतीजों के बाद थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर आता है या नहीं। लेकिन IRCTC की बात की तो अब ड्रीम फोक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ड्रीम फोक्स वो कंपनी है जो लाउंज सर्विसेज देती है एयरपोर्ट्स पर, और वहां पर भी हमने देखा है काफी तगड़ा ट्रैक्शन। आपको याद होगा कल क्रेडिट पॉलिसी में ट्रैवल टूरिज्म का जिक्र शक्तिकांता दास कर रहे थे। अच्छा खासा फुटफॉल कई सारे होटल्स में देखने को मिला है, वो इंडियन होटल के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो लोगों का ट्रैवल करना काफी बढ़ा है, उसका कुछ फायदा ड्रीम फोक्स के नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 2 गुना हो गया है, मार्जिन्स में भी काफी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है और यहाँ से आगे किस तरह के नंबर्स डिलीवर कर पाएगी कंपनी की चेयरपर्सन और MD लिब्रेता पीटा कलत हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और वेलकम टू CNBC आवाज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमने देखा है। अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह के फुटफॉल्स लार्जली आपने विटनेस किए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट से डेटा या फिर एविएशन कंपनियों से हमने देखा है डेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपके लिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है? आई थिंक यूर ऑन म्यूट मैम, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। Sorry, can you hear me now? जी बताएं। Yes. So the thing is that, the air traffic is, the direct impact for our business. And अगर आपने देखा होगा कि air traffic भी 68% से grow कर रहा है. And this is directly impacting our business as well. And that's the reason, one of the biggest reason for our growth as well. Second factor is also the credit card penetration, because we also see a huge growth in this segment also. And these are the factors which are actually helping even Dream Folks growth. लिब्रेता मैम गुड मॉर्निंग। अब उसमें मुझे बस एक चीज़ लग रही है, मैं कल ही आया मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लाउंज के अंदर ज़्यादा लोग थे, बाहर कम थे, मतलब और इतनी भीड़ आजकल होने लगी है, और वो क्रेडिट कार्ड वालों की लाइन लगी होती है एकदम। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाकर ये बेस इफेक्ट कैचअप होगा, और ये कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि इस लाउंज का कोई अब मीनिंग रह नहीं गया है एक्सेप्ट फॉर फ्री फूड। वो एक लाउंज में जाने की जो एक फीलिंग होती है वो शायद कहीं ना कहीं मिस हो रही है शायद। ऐसा नहीं है। अगर आपने देखा हो स्पेशली मेट्रो सिटीज में, इंक्लूडिंग बैंगलोर एयरपोर्ट, विच इज नाउ द वे द एक्सपेंशन हुआ है, राइट। जो लाउंज स्पेस पहले हुआ करते थे, जो एवरेज साइज अगर आपने देखा होगा 2000 स्क्वायर फीट के लाउंजेस होते थे, आज की डेट में अगर आप देखोगे कि लाउंज का स्पेस अराउंड एवरेज साइज 30,000 स्क्वायर फीट का हो रहा है। सो एक्सपेंशन ऑफ द लाउंज स्पेस है। एयरपोर्ट को भी पता है कि एयरपोर्ट ऑल्सो फील्स कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, लोगों को ये सर्विसेज अच्छी लगती है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं। Not only in Bangalore, Delhi airport has also expanded their lounges. जो पहले 5,000 square feet का था, अभी 20,000 square feet का lounge हो गया है. There's further expansion which is happening in Delhi airport as well. मुंबई में भी जो लाउंजेस है वहां पे भी एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरा, ड्रीम फोक्स ने एक अलग से और एक जो किया है वो है सेल्फ चेक इन कियोस्क, जो आपने एक पॉइंट रेस किया है कि लाउंज के बाहर लॉन्ग क्यूज रहती है जहां पे कस्टमर्स कार्ड्स लेके चेक करते हैं। तो इसको हमको टू इंश्योर दैट दिस इज टेकन केयर, हमने सेल्फ चेक इन कियोस्क इंस्टॉल किए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में, दिल्ली में, हैदराबाद में, एंड नाउ यू विल आल्सो सी इन मुंबई एयरपोर्ट आल्सो, वेयर इन कस्टमर्स बिफोर एंटरिंग द लाउंज, तो ये लाउंज से पहले होगा
जहां पे कस्टमर अपना कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और वहां से वो एक QR कोड लेके सीधा लाउंज के अंदर जा सकते हैं। सो दैट यू नो जो लाउंज के बाहर जो आपको लॉन्ग क्यूज दिख रही है, ये क्यूज अभी आपको फिर रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स नाउ। मैम गोवा में कब होगा लाउंज? ये बहुत वहाँ छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का है बस, और उसमें भी बहुत भीड़ होती है। वहाँ पे एक लाउंज बनवाइए अच्छा सा, मतलब इतनी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पर। वहाँ एयरपोर्ट जाते हैं, नए एयरपोर्ट पे भी एक छोटा सा लाउंज के नाम पर वो एक्चुअली एक धब्बा है, वो एक्चुअली थोड़ा छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वहाँ पे एक बनाइए एक अच्छा सा लाउंज। नहीं, जो नया एयरपोर्ट खुला है वहां का लाउंज बहुत जल्दी खुल रहा है और बहुत ही नए वाला का मैंने सुना है, पुराना वाला जो डाबोलिम पे है। हाँ जी, तो वहां पे बड़ा लाउंज खुल रहा है और मोपा पे भी खुल रहा है। ठीक है मैम। अनुज जी, अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए अगर आप देखें एक गया नहीं अब तक, जाना है वैसे। वो नया एयरपोर्ट एकदम नॉर्थ गोवा में है, वो जबरदस्त होने वाला है। अब आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उतना, है ना? अगर आप नॉर्थ गोवा जाना तो बहुत टाइम निकलता था। अच्छा मैम, एक आपसे मेरी लिस्टिंग के दिन भी बात हुई थी और एक चीज़ पे हमने खास तौर पे बात की थी मैम। एक तो मैं दो चीज़ जानना चाहूँगा। एक तो ओवरसीज बाहर जाके अब एग्जैक्टली अगर आप देखें लाउंज की संख्या कितनी बढ़ेगी, कितना एक्सपेंड कर रही हैं, और एक और चीज़ जिस पर हमने खास तौर पे बात की थी, रेलवेज, एक आपके लिए नया वर्टिकल जिस पे आप लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है मैम इस वक्त? So starting with the global, yes, जो हमारा जो प्लान है that we will be expanding in Southeast Asia and Middle East. तो ये हमारा strategy है in terms of the growth plan. Apart from India market, the focus area would be Southeast Asia and Middle East market. Now coming to railways, already अगर हम देखें तो there are around 12 railway lounges across India, right? और अभी already हमारे पास 100% coverage है. And we have already started this program for most of the issuer banks के लिए और network provider ये benefit अपने card holders को already देना शुरू कर दिया है। और इसमें जो हम growth देख रहे हैं, it's actually a very good growth in railways as well. In terms of the contribution to our complete business, I would say it is very minuscule right now. लेकिन जिस तरह से हम growth देख रहे हैं railways में, I think in coming years, this would be one of the biggest contribution to our business as well. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी फिर यहाँ से आगे कितने और क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड करेंगी, बिकॉज इस क्वार्टर में 5 नए क्लाइंट दैट इंक्लूड अकासा एयर, ये स्ट्रेंथ क्या और बढ़ सकती है स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स? Yes, so the strategy is that, in terms of the banking partners, अगर देखा गया तो almost 95% market share हमारे पास है. So we have covered the banking sector. And coming to the other corporates and the airlines, I mean, all the LCC airlines are already tied up with us. Now the focus is also on the international segment as well. So as and when we will be actually doing our tie-ups and contracting, we will surely share with you all. ओके मैम, थैंक्स वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, नंबर्स पे बात की और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर मैम। थैंक्स वेरी मच। अच्छा अनुज, मैं एक चीज़ सोच रहा था, इनफैक्ट हर्षिता के पास भी इसका जवाब हो, क्या किसी स्पेस की कोई कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है, कोई नया स्पेस, तो उस सेक्टर के फॉर्च्यून्स बदल जाते हैं? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रीम फॉक्स, या फिर आप एक कार ट्रेड को ले लीजिए। जब से कार ट्रेड की लिस्टिंग हुई तब से सेकंड हैंड मार्केट का हुलिया बदल गया लिटरली। मैं आज अगर एक सेकंड हैंड कार लेने की बात सोचूं ना, तो मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल बिटवीन द न्यू कार एंड द सेकंड हैंड कार वो इतना कम हो गया कि पूछिए मत। क्या ये लिस्टिंग्स जो है, मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको, इस नई कार भी तो बहुत महंगी हो गई है और वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा हो गया है। इसके लिए आप सुबह ही मुझे बता रहे थे कि कोई भी नई गाड़ी आज की डेट में आपको बिना वेटिंग के मिलती नहीं है, 5-6 महीने की वेटिंग। लेकिन मेरा प्रश्न अल्टीमेटली था, क्या एक लिस्टिंग उस सेक्टर के फॉर्चून बदल देती है क्या? देखिए फॉर्चून किस तरह बदलते हैं इस पर डिपेंड करता है। ड्रीम फोक्स को तो पॉजिटिवली बदले मेरे ख्याल से। वहीं जोमेटो जब लिस्ट हुआ था उसके बाद लगा था कि ये क्या हो गया। मेरे को लग रहा है स्विगी ने उसके बाद जोमेटो को बोला भी हुआ कि भाई तुम क्यों लिस्ट हो गए, प्राइवेट मार्केट में हमको इतना अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा था। पेटीएम की लिस्टिंग के बाद सब स्मॉल जो फिनटेक कंपनियां रही होंगी उन्होंने कहा कि क्यों लिस्ट हो गए तुम, अच्छा खासा हम एक प्राइमरी मार्केट में या अनलिस्टेड मार्केट में जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, मैंने ये लिप्टा मैम को IPO के टाइम पे भी सुना था, आपने लिस्टिंग के टाइम बात की थी तब भी सुना था मैंने।
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ख़ास तौर से जो इस तरीके के बिजनेस मॉडल्स लेकर आते हैं ना, जो यूनिक हैं, उसमें हम कई बार सोचते हैं कि अब यहाँ से आगे क्या, और आगे ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, तो वो उनको ही वो करने देते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल और 2-3 साल के बाद ज़्यादा जेन्युइन होगा, क्योंकि अभी तो खैर जैसा मैंने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा कितने लोग आएंगे लाउंज में, लेकिन फिर लाउंजेस के नंबर भी बढ़ रहे हैं ना, और जैसे देखिए धीरे धीरे एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं लोगों के, तो हर कोई चाहता है कि अब वो एयरपोर्ट पर जाए तो लाउंज में जाए, ये सबकी इच्छा होती है वीरू। और ये मुझे लग रहा है कि एक आगे अगर एक जैसे कहते हैं, इसमें बस एक चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पे कर रहा है ना इसको, मतलब कोई ना कोई तो, अब जैसे आपने 2 रुपये क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करके अपना आपने लाउंज एक्सेस लिया, अब वो अल्टीमेटली वो बैंक को पे करना पड़ रहा है, किसी को तो पे करना पड़ रहा है, वो कब तक चलेगा ये जब फ्री लंच बंद हो जाएगा तब क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा? मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में ना असली टेस्ट तब होता है जब आपका फ्री लंच बंद हो जाता है। ड्रीम फोक्स को पैसे मिल रहे हैं हर लाउंज एंट्री पे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, लेकिन जो अल्टीमेट कॉस्ट दे रहा है वो कब तक ही कॉस्ट देगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। संजीव होरा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। संजीव, बहुत संक्षेप में आपका व्यू इन नंबर्स पे मैनेजमेंट को आपने सुना, आपने बिजनेस मॉडल को समझा, और मौजूदा एयरपोर्ट्स पे चल रहे ट्रेंड को आपने समझा, आई मीन फुटफॉल्स को दिख रहे हैं आपका व्यू इस स्टॉक पे संक्षेप में? सॉरी, मतलब इसमें कोई अभी नहीं कर पाऊंगा इस पे कमेंट, क्योंकि कवरेज में नहीं है, तो कांट कमेंट ऑन दिस। नॉट प्रॉब्लम होता साहब, लेकिन जब कवरेज में आए आई एम श्योर आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा वो पूरा बिजनेस, एंड एज लक वुड हैव इट मेरा ड्रीम फोक्स का नया कार्ड कल ही डिलीवर हुआ है। हाउएवर मैं जब भी फ्लाई करती हूँ मैंने हमेशा वो लाउंज एक्सेस के बारे में लास्ट में ख्याल आता है कि अरे लाउंज में जाकर बैठ सकते थे। आइदर वेज मे बी दिस टाइम ट्राई करेंगे। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आना शुरू करते हैं जहां पर ट्रेंड देखने को मिला, और फिर हम चलेंगे ऑफ कोर्स चार का चौका की तरफ। 1-2 ट्रेड जहां पर कन्विक्शन के साथ दरअसल अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है, लेकर आइए प्लीज। ऑयल एंड गैस कंपनियां और स्पेशली ONGC 1% ऊपर ये स्टॉक, और आधे % का मूव पिछले 15-10 मिनटों में आता हुआ दिखाई दिया है। गौरव बिस्सा, वेरी क्विकली अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं करंट लेवल्स पर, क्या संकेत दे रहा है ONGC 145 पर? सपोर्ट है 150 पे हर्डल है। जब तक ये स्टॉक जो है 150 को सस्टेन नहीं करता है, मेरे हिसाब से उसको अवॉइड करना चाहिए। 150 से अगर होल्ड कर लेगा तो मैं समझता हूँ एक अच्छी अपसाइड आपको टुवर्ड्स 160-162 देखने मिल सकती है, तब आपके स्टॉप लॉसेस 145 के होंगे। लेकिन जब तक 150 को पार नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए। अनुज जी, मुझे ब्रिटानिया काफी अच्छा लग रहा है FMCG स्पेस में, और मुझे लग रहा है इसकी जो 4600 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है 4600 वो हम ले सकते हैं, और अभी फिलहाल ये ऑलमोस्ट 85 के रेंज में चल रही है 85। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 55 पे, और टारगेट 1 रखेंगे 120 और यहाँ से टारगेट 2 हम रख सकते हैं करीबन 145 से लेके 140 किलो की। ओके ठीक है, तो ब्रिटानिया की फेब की 4600 की कॉल लेनी है आपको, ये इस समय आपके लिए सस्ता ऑप्शन। F&O सुपरस्टार के लिए चलते हैं गाबा जी के पास। गाबा सर बताइए क्या कॉल है? गाबा सर आप म्यूट हैं, म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट करेंगे। सॉरी माफी चाहता हूँ। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर अच्छा मूव मिला है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। टारगेट मेरे ख्याल 1600 का स्टॉप लगाना चाहिए, और 1630 के टारगेट नजर आते हैं मुझे इन्फोसिस। माफी चाहता हूँ। 30 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और इनफैक्ट ये वो पहला ट्रेड था जो मानस ने भी आइडेंटिफाई किया था आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही। इन्फोसिस में गाबा साहब की भी राय है। गौरव, चार्ट का चमत्कार। देखिए, मैं भी आईटी नाम के साथ जुड़ना चाहूंगा। आईटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। वहां पे अगर आप टीसीएस देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे। फॉलो बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पे सभी मेजर मूविंग एजेस के स्टॉक जो है ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 3800 के लिए टीसीएस को बाय कर सकते हैं। 3420 का इसमें स्टॉप लॉस। ओके, इन्फोसिस आपका ट्रेड है, स्टॉक आपने पिक किया है टीसीएस से 3545 पे बाय और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा ये मल्टी मंथ हाइज पे ट्रेड कर रहा है। संजीव जी, आप क्या पिक करेंगे मिड कैप फंडा?
मेरा यहाँ पे केपीआर मिल को रिकमेंड करना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें इसमें। रीज़न तो हालांकि थोड़े मिक्स थे, लेकिन वो मैनेजमेंट कमेंट्री था आने वाले सालों को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दे आर एक्सपेक्टिंग 10% पर एनम कैगर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, और ऑपरेटिंग लिवरेज इसका प्ले में आएगा। जिस तरह का इंटीग्रेटेड प्लेयर है ये सबसे पहला रिवाइव करेगा टेक्सटाइल सेक्टर में। और इसके लिए जो एडिशनल कैटलिस्ट है वो है शुगर इथेनॉल स्टोरी का, तो वहाँ पे भी ये प्ले है। ऊपरी स्तरों से बहुत गिरा हुआ ये स्टॉक है, अभी 17 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY25 पे, तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 640। 640 का टारगेट प्राइस केपीआर मिल, एंड एज लक वुड हैव इट केपीआर मिल में आज बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार चार्ट दिखाइएगा केपीआर मिल का। 5.5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ मूव्स है वो काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर आए हैं। लगभग 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम पर दरअसल आज कारोबार देखा गया है, तो अच्छा एक्शन है इसमें। और इस हफ्ते तो 11% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं स्टॉक में, तो मोमेंटम वाला ट्रेड आपके सामने केपीआर मिल। सभी वो ट्रेड्स आपके लिए एक बार फिर मैं फटाफट से रिकैप कर देती हूँ जो हमारे जानकारों ने आपके लिए पिक किए हैं। आज 4 का चौका में शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। प्रशांत सावंत ने दिया है ब्रिटानिया, 4600 का कॉल लेने की सलाह है ये, 90 पर तैयार है ये। 120-145 के लिए दरअसल आप ये ट्रेड लेंगे तेजी का। 55 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिर आया एफनो का सुपरस्टार, गावास आपकी पिक है। इन्फोसिस 1630 का टारगेट और 1600 स्टॉप लॉस। गौरव बिस्सा ने भी आईटी का साथ ही दिया है। टीसीएस में तेजी का ट्रेड इन्होंने चुना चार्ट का चमत्कार के रूप में। 3800 का टारगेट और 3500 का स्टॉप लॉस जरूर रखे। और केपीआर मिल जिस पर अभी अभी राय बनी तेजी की, संजीव होता कि यहाँ पर भी एक मौका खरीदारी का ही है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, और आगे आप ट्रेड भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ से कुछ 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक तो जुबिलेंट फूड को रिविजिट करेंगे, 458 के लेवल्स पर आ चुका है, तो मोमेंटम वो बरकरार रख रहा है। और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का जिक्र आप अनुज और वीरू कर रहे थे, इस पर मानस वेरी क्विकली अगर एक चार्ट चेक दे, क्योंकि कल और आज में हमने देखा है बजाज फाइनेंस ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। अब इस मूव के बाद क्या नई खरीदारी करेंगे आप 6460 के आसपास? जी, तो देखिए अर्चना जी, जो मूव था वो हमने ऑलरेडी देखा, एक बड़ा मूव देखा। 5700 से 6400 तक की रैली देखने को मिली, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन किसी के पास है तो 6400 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। अगर 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 6480 के आसपास है उसके ऊपर निकला तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिखेंगे जो कि 6600 के आसपास है। 6600 के टारगेट्स के लिए अभी भी मौका है बजाज फाइनेंस में खरीदारी करने का। वाकई में बहुत तगड़ा मूव, और इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाएंगे। 15 दिन 1 महीने में इसने आपको क्या करके दिखाया है, तो वो फिर जो प्राइसेस बोल रहे थे वो आपको समझ में आएंगे। देखिए कहां से ये स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। इसने बीच बीच में अच्छा करेक्शन भी दिखाया है, लेकिन बहुत तगड़ी तेजी, और स्पेशली इस हफ्ते हम देख रहे हैं एक आउट परफॉर्मेंस साबित होता हुआ दिखाई दिया है। यह है बात बजाज फाइनेंस की। लेकिन स्क्रीन पर रखते हैं अदानी ग्रुप शेयर, जहां पर वॉलेटिलिटी एक बार फिर हावी होती हुई दिखाई दी है। और स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट समेत बाकी सभी इस ग्रुप के देखेंगे तो दबाव देखने को मिल रहा है, बारिंग अदानी विल्मर। दरअसल फोकस इस ग्रुप पर दोबारा आज सुबह से आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर 2 खबरें आई थी। एक तो अदानी ग्रुप के साथ जो टोटल एनर्जी है वो अपने करार को थोड़ा सा पॉज मोड पर डाल रही है, ड्यू डिलिजेंस दोबारा से करेंगे, फिर सोचेंगे कि आगे जाना है या नहीं। वो एक खबर थी, लेकिन उससे बड़ी जो स्टोरी थी वो दरअसल MSCI इंडेक्स में जो बदलाव हो सकते हैं। याद रखिएगा आज शाम को वो फैसला आएगा, कल सुबह सवेरे इसके अपडेट्स आएंगे, क्या इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, वेटेजेस कितने बदलेंगे, फंड फ्लो के लिहाज से कितना असर देखने को मिलेगा। यतिन इस खबर पर सुबह से ही लगे हुए हैं। यतिन, आज इनफैक्ट फैसले की घड़ी होगी MSCI की तरफ से। बिल्कुल, और पोस्ट मार्केट आज और आज देर रात MSCI अपना डिसीजन फेब रिव्यू में करेगा। ऑब्वियसली इसमें दूसरी भी चीज़ें हैं जो हमने पहले हाईलाइट की थी, लेकिन अदानी ग्रुप को स्पेसिफिकली लेके आज सुबह मार्केट आवर के पहले ये MSCI ने अनाउंसमेंट किया कि अदानी ग्रुप की जो फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी है उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्यों करेंगे? क्योंकि इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए MSCI को ये लिख के दे दिया कि जो स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स हैं अदानी ग्रुप के, उनको पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न या उनको
जो है वो ऐसे ट्रीट किए जाए जाकि वो नॉन फ्लोट में शामिल किए जाए। तो अगर हम पूरा का पूरा मामला देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये लिखा गया था और एलिगेशन ये थे कि काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स जो है प्रॉक्सी हैं प्रमोटर्स के लिए, तो इन फर्म्स को जो है MSCI संज्ञान में लेते हुए इनको नॉन फ्री फ्लोट कैटेगरी में डाल देगा। अगर ये नॉन फ्री फ्लोट कैटेगरी में डाल देंगे तो ओवरऑल अदानी ग्रुप के काफ़ी शेयरों में आपको फ्री फ्लोट फैक्टर कम होता हुआ दिखाई देगा, इसके लिए वेटेज कम होगा। और अगर वेटेज कम होता है किसी भी शेयर का तो ऑब्वियसली बिकवाली आती है। और स्पेसिफिकली हम कहें तो कैश के शेयर्स अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और वायदे बाजार में अदानी एंटरप्राइज, ये 3-4 वो स्टॉक्स हैं जहां शायद आपको इस मेथड चेंज की वजह से थोड़ा बहुत सेलिंग फ्लो आता हुआ नजर पड़े MSCI के कैलकुलेशंस के बाद। और जो शायद इंसुलेटेड शेयर्स रहेंगे वो रहेंगे अदानी पोर्ट और अदानी अंबुजा सीमेंट, क्योंकि यहाँ शायद वैसी प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं मिली है किसी को। तो एनालिस्ट की माने और MSCI की जो स्टेटमेंट आई है उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं MSCI ने मन बना लिया है कि अदानी ग्रुप के जो वेटेजेस हैं वो चेंज होंगे, क्योंकि फ्री फ्लोट फैक्टर जो है वो चेंज करने वाले हैं। और आज देर रात वो अनाउंसमेंट आएगा। कल मार्केट आज के पहले हम CNBC आवाज़ पे सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो बदलाव हैं जो अदानी शेयर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अदानी एंटरप्राइजेस को। जतिन शुक्रिया, बिल्कुल। और आज हालांकि अच्छी रिकवरी लोअर लेवल्स हमने देखी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, लेकिन एंटरप्राइज काफ़ी वोलेटाइल रहा है, ऊपर से थोड़ी सी वापस सेलिंग भी आई यहाँ पर। रुचित भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हेमांग को भी जोड़ेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून आनंद जी। वेल, 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी का रिकमेंडेशन है। फर्स्ट है SRF में। प्राइमरी लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन हमने स्टॉक में देखा है और आज वो अवर्ली चार्ट्स पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और जो वॉल्यूम्स हुए आज काफी बेटर हुए कंपेयर टू लास्ट कंसोलिडेशन फेज के। तो ये हमें लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है नियर टर्म में। 2175 के स्टॉप लॉस के साथ 2300 के टारगेट्स के लिए SRF में खरीदारी की सलाह रहेगी। और लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से L&T फाइनेंस होल्डिंग एक स्टॉक है जहां पे अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन हो रहे हैं। जो प्राइस वाइज करेक्शन ऑफ लेट हमने देखा था उसमें काफी कम वॉल्यूम्स थे कंपेयर टू जो वॉल्यूम्स हमको ये स्टॉक में ऊपर जाते वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये क्लियरली एक अच्छे साइंस है और 200 EMA स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बेस स्टॉक ने ये करेक्शन में बनाया है। तो 89 के स्टॉप लॉस से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी 103 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर एक बाय कॉल आता हुआ इस समय पर। अब एक काम करते हैं, अपने नेक्स्ट गेस्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हेमांग जानी जुड़ गए हैं अब बात करने के लिए और उनसे जानते हैं कि क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस समय। हेमांग जी, गुड आफ्टरनून। एक मार्केट क्लियरली पिछले 3-4 दिन का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो डिप्स पर अच्छी खासी बाइंग आ रही है और मार्केट अदानी फैक्टर को अब दरकिनार करके मूव करने को तैयार है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको और क्या व्यू बन रहा है आप? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक बजट के दिन जो हमने बैंक निफ्टी के और निफ्टी के लेवल्स देखे थे उसमें हमने पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर एक थोड़ा ज्यादा पेन देखा था और ये सारा जो अदानी सागा है उसके चलते हुए जो वॉलेटिलिटी आई उसमें बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी वीकनेस हमने देखी थी। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये जो मैटर है वो थोड़ा सेटल डाउन होता दिखेगा तो आपको बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नतीजे हैं बैंक्स के बाय एंड लार्ज बहुत ही बढ़िया रहे हैं, बी इट PSUs या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और ग्लोबली भी जो मार्केट्स है वो अच्छे थे, हमने काफी बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस देखा था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कैचअप हो सकता है और जिसका ड्राइवर ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, बट उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक जैसे ऑटो सेक्टर है या सिलेक्ट IT नेम्स है वहां पे भी हम एक अच्छी सी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में एक पॉजिटिव व्यू, लेकिन आपने अदानी सागा मेंशन किया और यतिन यहाँ पर अभी अपडेट दे रहे थे कि वो MSCI इंडेक्स में वेटेड चेंज होने के आसार हैं। कंस्ट्रिंग आज थोड़ा सा प्रेशर रहा है लेकिन स्टॉक्स में लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में हमने थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। क्या ये ठीक है कहना कि परहैप्स वर्स्ट इज बिहाइंड अस इस अदानी सागा में, या फिर आप अभी भी थोड़े बहुत सर्कमस्पेक्ट रहेंगे?
जब तक साफ नहीं हो जाता है, और किस और खुलासे की जरूरत होगी कॉन्फिडेंट ट्रेड्स वापस लेने के लिए इस समय, हेमांग? हमारा ऐसा कोई अदानी स्टॉक्स के अंदर तो कवरेज नहीं है, और ये जो MSCI का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें हमें लगता है कि आउट ऑफ 8 कंपनीज लगभग 2-3 कंपनीज में $50 मिलियन to $200 मिलियन का सेल फ्लोज आ सकता है मार्केट में। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अदरवाइज हम ये मान के चल रहे हैं कि अदानी का जो मैटर है वो अभी भी शायद उसमें थोड़ा और न्यूज फ्लो या फाइनली MSCI और बाकी का जो चीज है उस पर क्लैरिटी आते ही जो ओवरऑल मार्केट है उसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आ सकता है। और बैंकिंग पर्टिकुलरली जो है हमें लगता है कि एनीवे एक्सपोजर बहुत बड़ा नहीं था, पर सेंटिमेंटली थोड़ा लोग कॉशियस थे, तो वो एक पॉकेट है जहां पे हम एक अच्छा पॉजिटिव वे में उसको देख रहे हैं। ओके हेमांग, चलिए इनफैक्ट ये अदानी सागा पे बात हुई, अपने बैंक्स पे अपना पर्सपेक्टिव रखा, इस ग्रुप पे अपना पर्सपेक्टिव रखा। एक चीज स्क्रीन पे विजिबल है, आई मीन एक क्लास ऑफ स्टॉक जो कि बहुत दिनों से डोमिनेट या फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था बाजार के अपस्विंग में, स्पेशली इन दैट दिसंबर स्विंग। NBFCs, look at Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Chola Finance, Kenfin Homes, including all, I mean NBFCs and मतलब HFCs को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। इस बार बाजार कुछ इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपका व्यू इन पर और कुछ खास स्टॉक जो चेस करने लायक हो इस वक्त, हेमांग जी? NBFCs के अंदर अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक स्ट्रेंथ भी है, काफी कंपनीज के नंबर्स भी अच्छे आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे, और जिस तरह का आउटलुक दिया है तो स्टॉक ने काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन किया। चोला के नतीजे काफी अच्छे थे, पॉजिटिव रिएक्शन भी देखा है। एट द सेम टाइम मुथूट फाइनेंस के नतीजे ओकेश थे और आउटलुक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो स्टॉक थोड़ा लगाड़ है। तो मुझे लगता है कि ये जो महिंद्रा फाइनेंस, चोला, L&T फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, ये कंपनीज के अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी आ रही है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कहीं कहीं पे पॉजिटिव सरप्राइज है, इसी में फोकस करना चाहिए। बजाज फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है, पर बिकॉज ऑफ वेरी हाई वैल्यूएशंस और जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये वैल्यूएशंस पे कंफर्ट नहीं है। बट चूंकि उसकी वेटेज काफी ज्यादा है जो फिन निफ्टी के अंदर और ओवरऑल जो ये है बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसके अंदर, तो उसमें थोड़ा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से काम किया जा सकता है। ओके ठीक है। अच्छा अब हेमांग जी एक व्यू दीजिए आईटी पर, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते से हर डिक्लाइन पर बाइंग आ रही है आईटी में, और एक नैस्डैक में भी क्लियर एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये इंडेक्स रेडी है, क्या स्टॉक्स रेडी हैं अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने के लिए, या बस अभी ये जो रैली थी, ये रिलीफ रैली थी, खत्म हो जाएगी? अनुज, एक अच्छा पुलबैक हमने देखा है, यूएस में भी, नैस्डैक के अंदर भी देखा है, इंडियन कंपनीज के अंदर भी हमने देखा है। नतीजे तो आ चुके हैं, उसमें कोई अभी नया पॉजिटिव सरप्राइज या नेगेटिव सरप्राइज की बात नहीं है, पर हमें लगता है कि आफ्टर सीइंग अ बिग अंडर परफॉर्मेंस जो एक कैचअप है वो शायद थोड़ा कंटिन्यूड करेगा, और ये जो है वो लार्ज कैप आईटी में ज्यादा मुझे लगता है कि फेवरेबल रहेगा, जैसे कि इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, यहाँ पे वैल्यूएशन की भी कंफर्ट है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले भी नहीं है। मिड कैप के अंदर अगर आप देखें परसिस्टेंट और कोफोर्ज की नंबर्स अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, स्टॉक्स भी ऑलरेडी चल चुके हैं, मुझे वो चेस करने में कंफर्ट नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप आईटी है वहां पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हेमांग जी, एक और चीज़, अगर आप जनवरी में एक स्पेस जो कि सुर्खियों में छाया रहा, वो एक और स्पेस था ऑटो। मैं इनफैक्ट खुद आज देख रहा था, टोयोटा ने कुछ प्राइस हाइक्स किए, M&M ने प्राइस हाइक्स लिए, मारुति ने प्राइस हाइक्स लिए। ये कॉस्ट प्रेशर विजिबल है। आज सुबह सुबह मैं स्कॉट से बात कर रहे थे, उन पे अगर आप देखें जो मेटल प्राइसेस के जो प्रेशर है वो विजिबल है, मार्जिन्स को हिट किया उन्होंने। आपका ऑटो पे क्या व्यू होगा इस वक्त? ठीक है, ऑटो में ओवरऑल अगर आप ये महीना देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, 6% की बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू 2% ऑफ द ड्रॉप इन द निफ्टी। और नतीजे की अगर बात करें तो बाय एंड लार्ज अच्छे थे, मारुति और अशोक लेलैंड और TVS मोटर्स, ये सब के नतीजे काफी अच्छे थे। टू व्हीलर्स में कहीं कहीं पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है, पर मुझे लगता है कि सेक्टर एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में ही रहेगा।
और प्रेफर्ड पिक्स में ओईएम में महिंद्रा और मारुति है। उसके अलावा अगर आप मिड कैप की बात करें तो संवर्धन मदरसन के नतीजे कल बहुत ही अच्छे आए थे, उसमें एक आउटलुक पॉजिटिव है। और रिसेंटली हमने एक मिड कैप कंपनी में इनिशिएटिंग कवरेज किया है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑटोमोटिव सेक्टर को सप्लाई करती है। तो ये चुनिंदे जो स्टॉक्स है ऑटो एंसिलरी के, उसमें भी फोकस करना चाहिए। टायर स्टॉक्स में भी एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, अपोलो टायर्स इन पर्टिकुलर, और ओईएम में सिलेक्टिवली मारुति और महिंद्रा में फोकस करना चाहिए। मारुति महिंद्रा में फोकस करने की जरूरत, और महिंद्रा वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि महिंद्रा की कल आएंगे नतीजे। अब मार्केट नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके साथ ही एबीबी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसकी भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुमित से सीधे समझेंगे इन दो कंपनियों से मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन। में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की ना केवल बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत तो आज से 66 साल पहले शुरू हुई थी, और जब ये शुरुआत हुई थी तब ये कंपनी साइकिल के कारोबार में कामकाज करती थी और एक समय में देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी इसका नाम शुमार होता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे करके हीरो मोटोकॉर्प ने बाइसिकल से आप मोटरसाइकिल की तरफ फोरे करते हुए दिखाई पड़े। कोई इंटरेस्टिंग अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है और करीब 40 से ज्यादा देशों में इस कंपनी का कामकाज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया आप देख रहे कमाई का अड्डा भारतीय बाजारों में स्थिर है। सेशन आज 9 पॉइंट ही ऊपर इस समय। निफ्टी एकदम सपाट ट्रेड दिखा रहा है। मिड कैप्स में भी थोड़ा बहुत जो 36-40 अंकों का इजाफा था वो एकदम फ्लैट हो चुका है इंडेक्स, और निफ्टी बैंक अब 57 अंकों की गिरावट पर इस समय कर रहा है कारोबार। ब्रेक से ठीक पहले हम बात कर रहे थे ऑटो कंपनियों की, और ऑटो में M&M रेडार पर रहना चाहिए क्योंकि कल दरअसल आएंगे कंपनी के नतीजे। अब अनुमान क्या है नंबर्स का? सुमित हमारे साथ जुड़ गए। अनुमान क्या अच्छे नतीजों का करें सुमित? देखिए, पहली चीज तो स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा चुका था, उसके बाद नंबर्स आने जा रहे हैं तो क्रूशियल भी होता है कि नंबर्स कैसे रहते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 40% बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। रफली इस तिमाही के अंदर 21,390 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहेगा और मुनाफा 1762 करोड़, 30% की बढ़त यहां पर भी आने का अनुमान बाजार ने लगा रखा है। मार्जिन 12.5 पौने 13%, 11-11.5% के सामने आ सकते हैं और मुनाफा 30% बढ़ने का अनुमान है। 1762 करोड़ का नंबर रहेगा, 1353 करोड़ रुपए के सामने यह अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स बाजार ने ऑलरेडी एस्टिमेट करके रखी हुई हैं। अच्छे ट्रैक्टर वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो 32% के आसपास बढ़ी है, तो ट्रैक्टर वॉल्यूम का इंपैक्ट, रियलाइजेशन का इंपैक्ट, इनपुट कॉस्ट कम होना प्लस प्राइस हाइक, दोनों चीजों की वजह से मार्जिन में थोड़ा बेटर साइड पर नंबर आने का अनुमान। YOY सीक्वेंशली दोनों ही आधार पर रियलाइजेशन के बेटर रह सकते हैं। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल तो ये भी मान रहा है कि जो रियलाइजेशन है वो 7 लाख रुपए पर यूनिट रहने का अनुमान है, 7.6 लाख रुपीस, जो कि पिछली बार 7.1 लाख रुपीस था। तो वहां से रियलाइजेशन ये एड करेंगे कंपनी के मार्जिन को और बॉटम लाइन के ऊपर इफेक्ट आएगा। कमेंट्री कैसी है अब गोइंग फॉरवर्ड एग्री डिवीजन को लेकर या बाकी टू व्हीलर EV इन सब चीजों को लेकर, ये क्रूशियल रहेगी, तो इसलिए आप M&M पे ऐसे नजर रखेंगे। ABB, क्योंकि अब बढ़िया नंबर आ चुके हैं बाकी कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों के, कमिंस के नंबर्स के बाद उम्मीदें बाजार को बन गई हैं, टोन थोड़ी सेट हो गई, इसलिए 2% ऊपर ऑलरेडी ABB कामकाज कर रहा है। रेवेन्यूज फ्रंट पर जो क्योंकि चौथी तिमाही का नंबर देंगे, पहले आपको बता दो तीसरी तिमाही नहीं है, चौथी तिमाही का नंबर है। इनके रेवेन्यूज करीब 15% बढ़ने का अनुमान है, 2413 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहेगा। EBITDA 34% बढ़ने का अनुमान है, 249 करोड़ रुपए EBITDA रहेगा। मार्जिन 10.5% और मुनाफा करीब 197 करोड़, जो कि 188 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। बेहतर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बैकलॉग साउंड साइड पर, लेकिन यहां भी वही क्रूशियली चीज है कि इनपुट कॉस्ट का कितना इंपैक्ट मार्जिन पे अभी आया है और कितना अगले क्वार्टर में Q1 के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो क्रूशियल है। और उसके अलावा ऑर्डर इनफ्लोज को लेकर क्या गाइडेंस है, सेगमेंटल वाइज परफॉर्मेंस कैसी है, इसको लेकर जो ABB कमेंट्री होगी वो क्रूशियल रहेगी। लेकिन कुछ हद तक जो कमिंस के नंबर्स के बाद ABB में मूव है, वो नंबर्स को, अच्छे नंबर्स को डिस्काउंट करना शुरू कर चुका है। तो ये फिलहाल दो स्टॉक्स जिनके नंबर्स पर मार्केट ऑफ कोर्स कल
रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस बीच हाल के नतीजे अब आपकी स्क्रीन पर आते हुए 0.5% ऊपर है स्टॉक का। कंसोलिडेटेड आय हालांकि थोड़ी सी घटी है, 5,666 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, लेकिन मुनाफे में इजाफा देखा जा रहा है। 1155 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर रही है, तो लगभग 24% का इजाफा मुनाफे के फ्रंट पर आप देख रहे हैं कंपनी ने डिलीवर किया है। और साथ ही साथ सेल्स में हमने देखा है इस बारी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हाल एक ऐसा काउंटर रहा है जिसने लार्जली आउट परफॉर्म किया था पिछले साल डिफेंस स्टॉक्स की पूरी रैली में। साथ ही 2 दिन पहले ही टुमकुर में इनकी नई हेलीकॉप्टर फैसिलिटी का उद्घाटन भी हुआ और वहां से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करने की कंपनी की तैयारी है। हेमांग, क्या इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं? अर्चना, ओवरऑल डिफेंस के अंदर मैं व्यू दे सकता हूँ कि जो थोड़ा बीच में बीईएल के भी नतीजे आए थे, आज ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी आए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मार्जिन पे प्रेशर था बीईएल में, और जो ऑर्डर बुक की ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी सबड्यूड थी। पर ओवरऑल अगर आप 1 या 2 साल का व्यू अगर लेते हैं तो ये कंपनीज के अंदर जिस तरह का अभी माहौल है, जिस तरह के ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि अच्छी थीम उभर के आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा रनअप देखा था, थोड़ा सा कूल ऑफ भी हमने देखा था पर्टिकुलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये 2 नाम ऐसे हैं जो डिफेंस थीम के अंदर एलोकेशन के लिए काफी अच्छे हैं, जहां पे थोड़ा सा एक्सपोजर लिया जा सकता है। फेयर इनफ, तो ये स्टॉक्स जिन पर नजरें हो, लेकिन टेक्निकली मानस कोई ट्रेड किन लेवल्स पर आप ज्यादा कंफर्ट देखते हैं स्टॉक में पोजीशन लेना? क्योंकि EBITDA के जो आंकड़े हैं ईयर ऑन ईयर 51% की ग्रोथ वहां पर दर्ज होती दिखाई दे रही है। मैं उस मार्जिन फिगर का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि जहां इनपुट कॉस्ट बढ़ा था तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। अब ये आगे कैसे प्ले आउट होगा, होपफुली कंपनी की तरफ से वो कमेंट्री भी आएगी, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लेना है तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो 2400 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि करीब 4-5 दिनों की रैली के बाद स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होने में दिक्कत फेस कर रहा है। तो 2400 रुपए के नीचे जाएगा तो 2300 रुपए के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। 2400 रुपए के नीचे आपको बिल्कुल निकलना पड़ेगा और इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। ओके, गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। अच्छा, एक क्लोज जो हो रहा है वीरू निफ्टी का, वो अब क्योंकि 3 बजे का मूव आ चुका है, कुछ खास आया नहीं, तो अज्यूम कर लें अगर कि यही क्लोज होगा 17,885 के करीब, तो थोड़ा सा जो है जैसे कहते हैं ना, सो नियर येट सो फार, मतलब वो 17,892 17,900 उसका क्लोज रहता तो थोड़ा और बेटर रहता, लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जो आज जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी हुई है मार्केट में, और खासतौर से आईटी ने जिस तरीके से लीड किया, और इवन बैंकों में जो रिकवरी आई सेकंड हाफ में, रिलायंस में जो रिकवरी आई सेकंड हाफ में, ओवरऑल बुल्स को खुश होना चाहिए इस क्लोज से। मेरे ख्याल से 25 जनवरी को रिपोर्ट आई थी वो अदानी को लेकर, उस दिन हमने 20 डे में तोड़ा था मेरे ख्याल से। उस दिन के बाद ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज है अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल। जो बात है कह रहे थे कि थोड़ा अच्छा है ना। बिल्कुल, चलिए, हॉल्ट नहीं है, पॉज है, हॉल्ट नहीं है कम से कम। ओके, निफ्टी बैंक बस स्टिल याद रखिएगा अपने 20 डे मार्क को बार बार स्ट्राइक करने की। आज का इंट्राडे हाई निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली 20 डे में था, मतलब 1 2 3 4, इट्स अ 4th अटेम्प्ट टू क्रॉस 20 डे मार्क, लेकिन आज निफ्टी बैंक सक्सीड नहीं हुआ। तो बिल्कुल जो आईटी का कंट्रीब्यूशन है, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन है, वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन 2 इंडिसेस। खैर, अभी आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स 206 अंकों पर, दैट्स गुड। S&P फ्यूचर्स लेके आइए प्लीज एक बार आपकी स्क्रीन पे, जरा प्लीज फ्यूचर्स की प्लेट रखेंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 206 अंक ऊपर, S&P फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 116 अंक ऊपर। तो गूगल की गलतफहमी आज थोड़ी सी ठीक नजर आ रही है। गूगल स्पेसिफिक लग रहा था कि गूगल स्पेसिफिक है वहां पे भी। एक्चुअली इवन नैस्डैक भी अगर आप देखें तो वो टेंडेमा भी नहीं तोड़ रहा है नैस्डैक का, वो हर बार वहीं से रिवर्सल दे रहा है वीरो। और एक नैस्डैक में आप एक चीज नोटिस करिए, पिछले 3 साल का चार्ट देख लीजिए, हर बुल मार्केट को नैस्डैक ने लीड किया है और हर बेयर मार्केट को नैस्डैक ने लीड किया है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि आज की डेट में भी मैं इसके लिए इस चार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। एक तो उसका हमारा और निफ्टी आईटी का डायरेक्ट कोरिलेशन 1-to-1, जिस तरीके से नैस्डैक मूव करता है उसी तरीके से आप भले ही आर्ग्यू कर लें कि इंडियन आईटी स्टॉक्स का टेक्सचर डिफरेंट है कंपेयर टू नैस्डैक स्टॉक्स, लेकिन मूव उसी तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा
जो भी मार्केट में मूव आया ग्लोबल मार्केट में, बेरिश या बुलिश, हर बार उसको नैस्डैक ने प्रीएम्प्ट किया। कोई ना कोई तो वहां पर एक, या तो सबसे ज्यादा पैसा क्योंकि वहां पर लगा हुआ है इसके लिए, लेकिन एक उसने एक, और ये जो डबल टॉप नेगेट किया था उसने नैस्डैक ने, जो हम इंडियन आईटी में भी ऑलमोस्ट करने वाले हैं अब, वो उसके बाद वो मार्च 22 का लेवल वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद उसको क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेसिकली। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप निफ्टी आईटी की डेली चार्ट्स को देखें तो एक 200 और 50 का पॉजिटिव क्रॉसओवर बड़ा इंपॉर्टेंस रखी जाती है। मानस, इस पे आपका एक टिक चाहूँगा, सिंस अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ देर में हम बीटीसी ट्रेड्स को फोकस करेंगे। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं आईटी स्पेस पे, अभी के लिए कुछ समय के लिए शायद वेल्थ क्रिएटर या फिर ट्रेड स्विंग्स पे पैसा अच्छा आईटी देगा। ये इस पॉजिटिव क्रॉसओवर का 50 और 200 का कितना इंपॉर्टेंस मानते हैं आप एक डायरेक्शन चेंज के लिए? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स था वो एक पॉजिटिव मोमेंटम में था, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब 30,500 के ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स सस्टेन हुआ तो उसको देख के लग रहा था कि शायद आपको 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी भी यहाँ से भी 500-600 पॉइंट का पोटेंशियल निफ्टी आईटी में है। और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने आज इन्फी में देखा है, आई थिंक ये तो लीडर होगा इस बार आईटी की रैली का। तो इन्फी पे ही ध्यान दीजिए, वहां पर मैंने कॉल ऑप्शन भी रिकमेंड किया है, या तो आप कैश और फ्यूचर में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम है और ये शायद बना भी रहेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। हाल एक्शन आपके लिए इस इन्फोसिस और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी काउंटर्स में देखने को मिला। अच्छा, बाय द वे हिंडाल्को स्क्रीन पर लेकर आते हैं 442 के लेवल्स। नंबर्स देखकर थोड़ा सा साइडवेज हुआ था स्टॉक, लेकिन अच्छी मूव देखने को मिली है। आप करीब 1.5% का इजाफा। रुचित, टेक्निकली हिंडाल्को में क्या ट्रेड का मौका दिख रहा है इस समय? प्राइस वाइज करेक्शन रिजल्ट्स के पहले ही हम काफी देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पे 500 से लेके लगभग 430 तक का करेक्शन आया। अब लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है, क्योंकि कोई भी इन बिटवीन पुलबैक मूव्स नहीं रहे। तो पॉसिबिलिटी एक पुलबैक मूव स्टॉक में 20 EMA तक आएगा, जो 460 के आसपास प्लेस्ड है। तो करंट लेवल्स पे 431 के स्टॉप लॉस से जस्ट एक पुलबैक के लिए खरीदारी की जा सकती है 460 के आसपास के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिंडाल्को पर एक ट्रेड आपके लिए बन रहा है। चलिए, एसटीबीटी या बीटीएसटी, क्या ट्रेड लेकर चलेंगे हमारे जानकार, जहां पर इंडाइसेस एकदम शांत क्लोज दिखा रहे हैं आज। प्रशांत, बताइए क्या ट्रेड है? जी हर्षदा जी, मैं एक बहुत सेफ बेट कैरी करना चाहूंगा और वो होगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी करीबन 2585-90 के बीच में स्टॉप लॉस मेरा होगा 2570, 2570 और टारगेट 1 में रखूंगा 2610 का। ओके, HUL सेफ बाय लेकर चलना है इस समय। 2610 तक के टारगेट यहाँ पर बनेंगे। गाबा जी, आपकी बीटीएससी ट्रेड? मुझे लगता है पेंट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने चुना है एशियन पेंट्स। ट्रेड करा है 2813 पर। मेरे ख्याल से 2800 का स्टॉप अगर चले तो पॉसिबल है कि 2850 देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स याद रखिएगा। हाँ, इस स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाहता था और नहीं कर पाया। एशियन पेंट्स प्रकाश सर की बहुत अच्छी स्पॉटिंग है। एक बात है यहाँ पर, आज एशियन पेंट्स ने 30 दिसंबर के बाद पहली बार अपने 20 डे मार्क को छुआ। एक पहली बार एक सेंसिबल और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम देख रहे हैं। इससे पहले एक अटेम्प्ट था, लेकिन वो अगर आप देखें 20-25 पॉइंट के डिफरेंस से, रुपए के डिफरेंस से कोलैप्स हो गया था 19 जनवरी को। बेहद शानदार। रुचित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? रुचित, आपका ट्रेड? आज कैनफिन होम्स में बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। एक ग्रेजुअल अपमूव पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। जो इमीडिएट हर्डल था स्टॉक का, वो रिसेंटली स्टॉक ने क्रॉस किया। तो हमें लग रहा है कि कैनफिन होम्स में ये अपमूव कल के सेशन में भी कंटिन्यूड रह सकता है। 600 पे जो कॉल राइटर्स है वो अगर अपनी पोजीशंस हम अनवाइंड करे तो आई थिंक मोमेंटम थोड़ा फास्ट भी मिल सकता है। तो कैनफिन होम्स में 590 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करे, 617 के टारगेट्स बीटीएसटी के लिए। कैनफिन होम्स में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बीटीएसटी ट्रेड की। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड ONGC पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी थोड़ी देर पहले ही 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला। कुछ दिन पहले करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो 144 रुपए 144 कैश लेवल से ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 150 के टारगेट सेट करने हैं। और ONGC देखिए, कुछ ही देर पहले इसकी चर्चा हो रही थी, 146 के लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है, 1.5% के गेन्स। हेमांग, कोई खास एक ऐसा पॉकेट जिस पर आप इस समय ट्रेड लेने के पक्ष में हैं या फिर क्लाइंट्स को सुझाव दिया जा रहा है?
मेरे ख्याल से हर्षदा जो न्यूली लिस्टेड आईपीओ फिनटेक कंपनीज है जैसे जोमेटो, पेटीएम, नायका, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक रिटेल इंटरेस्ट भी है, मोमेंटम भी बिल्ड हो रहा है और जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो भी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनने का स्कोप है। हालांकि नंबर्स देखने पड़ेंगे कितने अच्छे आते हैं, जैसे जोमेटो के शायद नंबर्स आज ही आने वाले हैं और ओवरऑल हमें लगता है कि इसके अंदर एक 15 to 20% का अपसाइड का केस फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा नहीं है, कवरेज में नहीं है स्टॉक्स, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव व्यू से इसमें काम करना चाहिए। न्यू लिस्टिंग्स पर फोकस रखे, जोमेटो, पेटीएम और नायका। इनफैक्ट पेटीएम के नंबर्स हमने देख लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के करीब आती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, या फिर वो मूव देखने को मिला। आज जोमेटो क्या डिलीवर करेगा ये देखना होगा। और आज दरअसल Q3 का अपडेट आएगा, फूड डिलीवरी में किस तरह की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या स्थिति है, उस पर एक अपडेट आएगा। जोमेटो गोल्ड का कितना फायदा कंपनी भुना पाई है उसका भी अपडेट कंपनी देगी। एंड स्पेशली ब्लिंकिट को लेकर क्या ट्रैक्शन देखने को मिला है, ये सभी चीजें सामने आएंगी। स्टॉक इस हफ्ते में किस तरह का मूव दिखा चुका है वो स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, और गाबा साहब देंगे इस पर एक टेक चेक। 7 दिनों में करीब 12 से 13% ऊपर भाग चुका है। आज नतीजे आएंगे, उस पर कल रिएक्ट करेंगे। स्टॉक आज हो गया एकदम शांत, 54-55 के आसपास। गाबा साहब, अगर अज्यूमिंग किसी ने कल परसों लिया वो स्टॉक और अब तक होल्ड कर रहे हैं, क्या आप पोजीशन काटने की सलाह देंगे या फिर आपको लग रहा है लेट्स वेट इट आउट, क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा एक्शन दिखा है इन द रीसेंट पास्ट? इनफैक्ट मैं बोलूंगा बुक प्रॉफिट, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर जोमेटो का है तो वीक, बाउंस मिला है लोअर लेवल से। अगर पैसा मिलता है कल परसों से लिया हो तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर रिजल्ट आते हैं उसका फ्रेश मूव देखेंगे। सपोर्ट लोअर लेवल पे करीब है तो 51 के आसपास है, तो यहाँ पर अगर 50-51 के आसपास मौका मिलता है तो शायद एक री एंट्री की सोच रहे हैं। फिलहाल एक जो मूव है ये डाउन है, साइडवेज मूव में, और साइडवेज मूव लोअर लेवल में काफी देखा है, वक्त लगता है उसमें, तो डिफिकल्ट कैसे कि यहीं से ऊपर जाएगा। अगर जाएगा ऊपर तो एक डिप की जरूरत पड़ेगी, डबल बॉटम बनेगा टेक्निकल रूप से, फिर देखेंगे। हर्षदा, जोमेटो का जो मूव है पिछले 7 दिन का, इसको मैं कहूँगा बहती गंगा में हाथ धोना, बिकॉज और लिटरली इन्होंने वही किया। वो दीपेंद्र ने जो ट्वीट भी किया था वो विजय शेखर शर्मा जी की ट्वीट को लेके कि चलिए आपने तो कर दिया, अब हम भी शायद इसको कर देंगे। लेकिन ये जोमेटो के लिए ना मेक और ब्रेक क्वार्टरली नंबर्स है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है राहुल हमारे स्टूडियो में आए थे, राहुल अरोड़ा, उन्होंने कहा था कि ये वाला जो गया क्वार्टर था जोमेटो के लिए स्ट्रैटेजिकली इवेंट काफी थे। वर्ल्ड कप 2-2, एक तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप और एक टीवी का, और मुझे याद है उस दिन खासतौर से फाइनल वाले दिन तो मतलब 2-2 घंटे का डिलीवरी टाइम बता रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके पास ऑर्डर्स थे। और ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो गाबा जी ने भी कही कि क्या डबल बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा स्टॉक में, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आपको याद होगा जब वो एंकर्स के और जो वो पूरी सेलिंग आ रही थी स्टॉक की, उसके बाद स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पर जो बॉटम बनाया था वो था उसका 4165। अब 4165 पे तो मुझे लगता नहीं कि किसी ने लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो अगले दिन का क्लोज था वो था 4680 पर वो क्लोज हुआ था। इस बार जो डिक्लाइन आई जनवरी में, जो डिक्लाइन आई 27 जनवरी का लो था 4690, जो क्लोज था 4690। तो अगर वो 45-46 पर डबल बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा, उसका कंफर्मेशन कहाँ पर आएगा? उसका कंफर्मेशन आएगा अगर ये स्टॉक अब अच्छे नंबर्स दिखा दे और अपने हाइज जो है, रीसेंट हाइज जो है उसको ब्रेक कर, लेकिन वो बहुत दूर है 70 के करीब। लेकिन हाँ, ये जो नंबर्स आएंगे ये एक लिटमस टेस्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हद तक मार्केट ने शायद पचा लिया। अगर नंबर पॉजिटिव नहीं आए जोमेटो के तो ट्वीट की मार्केट अच्छे से धुनाई भी करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर तो नंबर अच्छे नहीं आए ना तो फिर वो ट्वीट वायरल हो जाएगी, फिर अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो। अच्छा, बिल्कुल आपने सही आंकड़ा बताया। कल पेटीएम ने अपने उस नंबर्स के साथ फर्स्ट टाइम पोस्ट लिस्टिंग, अगर मैं उस एरा को छोड़ दूं, 200 डिमाच हुआ था फर्स्ट टाइम, और जोमेटो का एग्जैक्टली वो लेवल आता है 68 पर, तो इन नंबर्स के बाद। अच्छा, उस दिन हमने बिरयानी मंगाई थी, मैं मुंबई में था जिस दिन फुटबॉल मैच का फाइनल था, 10 बजे वो बिरयानी आई, मटन बिरयानी थी, उसमें पीसेस नहीं थे सिर्फ चावल थे उसमें, सिर्फ चावल थे उसमें। अब क्योंकि मैच खत्म होने के आसपास वो बिरयानी आई तो कुछ था नहीं उसके अंदर।
वीरू, पर ये गलती किसकी, फिर रेस्टोरेंट वाले की या जोमेटो की, या फिर बीच में कोई कुछ खा गया? नहीं मेरे ख्याल से नहीं वो कोई खाया नहीं होगा, थी नहीं वो। अब एक बार वो खुल जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते वो कई बार हो जाता है, गलती ह्यूमन एरर हो सकता है, उस दिन मटन खत्म हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली उसके अंदर 50 रुपए के भी पीसेस नहीं थे, लेकिन वो बिकी थी वो 1500 रुपए की, वो है ना। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं, एक बार मार्केट ब्रेथ ले डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे और उस ब्रेथ को देखते हैं और उसके बाद देखिए क्लोज अच्छा है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी एवन क्लोज कहाँ देता है, लेकिन जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए। डेरिवेटिव्स की ब्रेथ इस वक्त क्लोजिंग के वक्त क्या है, और अगर आप इन स्टैट्स को देखें, लीडरशिप ली B2 ने और कुछ हद तक IT ने। ये आपकी स्क्रीन पे 66 एडवांसेस, 29 डिक्लाइंस, सॉरी शॉर्ट कवरिंग। लेकिन अच्छी बात है कि आज और कल के एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एक अंतर है, मूलभूत अंतर है, वो ये कि आज बड़े स्टॉक्स ने डिलीवर किया। ट्रेंट, कमिंस, बजाज फिंसर्व स्पेशली, मेरे ख्याल से अभी 5 स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन अगले 5 स्टॉक्स जब आएंगे तो शायद उसका जिक्र होता। और शॉर्ट कवरिंग किस्म थी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। लुक एट एशियन पेंट्स, फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 30th September एशियन पेंट्स ने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूने की कोशिश करी। सेम इज द केस बर्जर पेंट्स। इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्पेस में आप देखें डिलीवर कर रहा था, दैट्स गुड। शॉर्टिंग कहाँ थी, आइए जरा शॉर्टिंग के स्पेस को जज करने की कोशिश करते हैं। जिस स्पेस में अगर आप देखें शॉर्टिंग थी, अदानी इंटरप्राइजेस अगेन आई थिंक ये होना था। अदानी पोर्ट्स में दोनों में शॉर्टिंग हुई आज, MRF में, श्री सीमेंट में, पेज इंडस्ट्रीज में, और श्री सीमेंट में आज प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग दोनों हुई। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग अंबुजा सीमेंट्स में एक बार फिर से किताब दिखी अदानी समूह के स्टॉक्स में, REC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रेन इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट। तो सीमेंट स्पेस में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्टिंग फिर हुई। एक स्टॉक और जिसको जाते थे थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करते हैं, कैन फिन होम्स। याद रखिएगा कैन फिन होम्स में एक ज़माने बाद एक बार फिर से, मतलब 22 सितंबर के बाद का सबसे सर्वोच्च स्तर लगा है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। ABB रिजल्ट से पहले आज अपना दिसंबर और जनवरी का हाई क्रॉस करके बंद हुआ। मानस, ABB का कोई ऑप्शन रीड कर पाए, बहुत संक्षेप बताइएगा। मानस, ABB का कोई ऑप्शन रीड कर पाए प्रायर टू नंबर्स? मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है ABB का वीरेंद्र जी, और अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो आप बने रहिए 3100 रुपए के स्टॉप लॉस से, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी, और ABB नंबर्स पर ऑफ कोर्स कल रिएक्ट करेगा, तो वैसे भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। वैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली हम कुछ स्टॉक्स आपके लिए मैप करते हैं जहां पर मोमेंटम आ रहा होता है। बारिंग हिंडाल्को कोई बड़ा ट्रेड नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट वायर्स पर मेरे ख्याल में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं दैट द वर्स्ट इज ओवर फॉर नोवेलिस। उसके बाद उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी, करीब 2.5% तक के गेंस, 447 के आसपास आ चुका है हिंडाल्को का शेयर। तो वहां पर बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। नंबर्स के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से कल बातचीत होगी तो आपके सामने पेश भी होगा आगे का आउटलुक का। PB फिनटेक अचानक बात करते करते 7% ऊपर, और इस पूरी रैली में जहां पर जोमेटो, पेटीएम लाइमलाइट बटोर रहे थे, PB फिनटेक ने बहुत हल्की सी चाल दिखाई। आज ये 7% ऊपर है। प्रशांत, कोई ट्रेड आप 516 पर लेंगे क्या? हर्षदा, एक्चुअली अगर मैं चेक करूं तो आज सारे ही ये जो स्टॉक्स है एक साथ चले हैं, तो बट अगर मैं PB फिनटेक स्पेसिफिक देखूं तो ये 510 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज हो रहा है। मुझे लग रहा है BTST कैरी किया जा सकता है, और अगर कोई पोजिशनरी भी ऐड करना सकता है कर लीजिए। मुझे लग रहा है 550 यहाँ पे जो उसकी 200 दिनों की एवरेज है, यहाँ तक ये पुल बैक जा सकता है, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5% की दूरी है, और आप 508 पे एक स्टॉप लॉस बना के रख दीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 508 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। पेटीएम 5.5 से 6% के गेंस पर जाकर आज टिकता हुआ दिखाई देगा। जोमेटो ही कूल ऑफ हुआ है दरअसल आज नतीजों से पहले, और नायका करीब 4% ऊपर। वायदे बाजार में 2 ट्रेड जो कंसिस्टेंट रहे हैं आज पूरे दिन, उसमें ऑफ कोर्स ट्रेंट और कमिंस है, जुबलेंट जो अनुज मेंशन कर रहे थे, और L&T टेक सर्विसेज जैसे काउंटर्स, डेल्टा जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा थोड़ा बहुत एक्शन। अच्छा, सिंजीन रेडार पर आया था, लेकिन प्राइस एक्शन 1.5% का ही है। गावा साहब, कुछ दिख रहा है क्या सिंजीन में, या फिर कल ये तेजी और एक्सटेंड होती है तो शायद फिर कन्विंसिंग ट्रेड होगा?
नहीं, इनफैक्ट सिंजीन का मैंने बाय दिया था आज सुबह, तो मुझे लगता है अप मूव ऑन है यहाँ पर, क्योंकि जो पैटर्न बना है सिंजीन में लोअर लेवल्स पे टेक्निकल रूप से एक डायवर्जन बना है, तो इसके हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। अगर यहीं पर भी अगर क्लोज होता है 569 के आसपास तो भी मुझे ठीक नजर आता है, क्योंकि कल तक टारगेट शायद 580 का हो सकता है। मेरे दो टारगेट थे, एक 575 580, मेरे ख्याल से 575 तो अचीव हो गया, 580 अब भी बैलेंस है सिंजीन में। जी चलिए अभी काम करते हैं, इस क्लोजिंग को जज करने की कोशिश करते हैं। अभी करीब 5 मिनट दूर हैं हम। अगर ये क्लोज होता है, इट्स अगर 17898 इट विल बी क्लोज अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बिलो 50 डे मा लास्ट ड्यू एवरेज फॉर निफ्टी। देखिए मैं इस भूमिका को इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर कल ऐसा ही सेशन कुछ रहे यूएस में आज रात को, हमारा जो लास्ट ड्यू एवरेज दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है करीब करीब 17967 पे। बैंक निफ्टी इट्स अ गुड क्लोज और अच्छा क्लोज है, लेकिन क्लोज अभी भी एक पायदान नीचे है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। 20 डे में आता है करीब करीब 41630 पे, बट लोअर शेडो जरा प्लीज बैंक निफ्टी के जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो रखिएगा, लोअर शेडो काफी वाइड है, प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं हुआ, दैट्स द क्रक्स। और लोअर शेडो का भी इनफैक्ट आज का जो लो है दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट 4 सेशन का बैंक निफ्टी का जो लो है या फिर लोएस्ट ट्रैजेक्टरी है दैट्स एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दिन आज ये रहा कैपिटल गुड्स के नाम अंडर द लीडरशिप ऑफ कमिंस, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्विंग, अच्छा मूव दिया इसने। और आज एक और चीज़ थी इस बाजार में, वो ये थी कि आईटी ने लीडरशिप ली 225 अंक ऊपर, और निफ्टी आईटी का ये क्लोज याद रखिएगा 30,996, इट्स हाईएस्ट क्लोज सिंस मिड ऑफ दिसंबर। और अब एक हाई जो कि है 1 दिसंबर का, जो कि आता है लगभग 31,229, यानी करीब करीब यहाँ से 225 अंक ऊपर, ये होगा हमारा करीब मई 2022 से, यानी 6, 7, 8 महीने का हाइज जो है यहाँ से अब 225 पॉइंट, यानी जो डिस्कशन बटोर रहा है पूरा का पूरा ये आईटी सेक्टर, इसका एक जो लेजिटिमेट टेस्ट है अब वो अगले 1 से 2 सेशन में होगा एट एग्जैक्टली 31,200। टीसीएस शानदार मूव, और साथ ही साथ मेटल्स में आज हिंडाल्को में अच्छा मूव था, डेल्टा कॉर्प, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एलकेएम, एसबीआई लाइफ, ये कुछ काउंटर्स जिन्होंने काफी स्ट्रांग मूव दिया। लेकिन अदानी समूह के लिए अगर आप देखें आज दिन अच्छा नहीं रहा, एक बार फिर से अदानी एंटरप्राइजेस, एसीसी और कुछ काउंटर जहां पे अगर आप देखें पेन था, उसमें हीरो मोटर कॉर्प था, और फार्मा स्पेस में सिप्ला के लिए दिन अच्छा नहीं रहा, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पोस्ट नंबर जब से इस क्वार्टरली नंबर्स को हमने देखा है, इस स्टॉक के लिए सेशंस काफ़ी पेनफुल रहे हैं, और आज भी अगर आप देखें बैकफुट पे जाके स्टॉक बंद हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, B2 ने आज एक बार फिर से लीडरशिप ली, प्रूव किया कि लीडरशिप उनके हाथ में फिर लौटी है। और एक और चीज़, 2-3 स्टॉक्स जो कि ओवरसोल्ड थे, लाइक स्पेशली एशियन पेंट्स, आज एक ज़माने बाद एक बार फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इन्होंने रिविजिट करने की कोशिश करी, स्ट्रॉन्ग मूव दिया। चलिए इस क्लोजिंग को अब बारीकी से देखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास, और अच्छा लग रहा है देख के कि कम से कम निफ्टी बैंक रिकवरी के बाद अपने 20 डे के नज़दीक आकर क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। हर्षदा, ओवर टू यू। इनफैक्ट ये एक्सपायरी तो बहुत ही पॉजिटिव रही वीरू, ना 3 बजे का मूव नहीं आया, लेकिन 3:20 पर एक मूव जरूर आया है, 65 अंकों का इजाफा। दरअसल निफ्टी बैंक में 41,600 के आसपास यहाँ पर जाकर निफ्टी बैंक टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, और निफ्टी देखिए 17,916 डे हाई था, डे हाई के काफी करीब हम जाकर टिकेंगे, 17,901 के लेवल्स, 902 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। आईटी जिसका काफी दबदबा रहा है आज के ट्रेड में, 228 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है वो आईटी इंडेक्स। यहाँ पर बहुत स्मार्ट मूव्स देखने को मिले, कुछ स्टॉक्स लेकर आ जाइएगा। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स में अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। आज हमने देखा एलएनटी टेक सर्विसेज जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी ही बनती दिखाई दी थी, तो ये फोरफ्रंट पर थे वो ट्रेड्स जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। 1-2 स्टॉक्स जो ज्यादा चमके हैं नतीजों के बल पर, एक तो ट्रेंड लेकर आई है स्क्रीन पर, दिन भर तेजी रही, बहुत तगड़े ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस, 8% ऊपर रहा है ये काउंटर, और इसके ठीक पीछे था कमिंस जिसके भी नतीजे काफी बढ़िया थे, और मैनेजमेंट कमेंट्री में भी हमने देखा कई पॉजिटिव्स कंपनी ने गिनाए हैं। 7% भागा ये स्टॉक, तो शानदार परफॉर्मेंस। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उन न्यू लिस्टेड कंपनियों की, पेटीएम के लिए एक और सत्र जहां पर खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट एक बहुत ही तगड़ा हफ्ता पेटीएम के लिए साबित हुआ है ये, इनकी लिस्टिंग के बाद से बहुत तगड़ी रन देखने को मिली है, 714 के लेवल्स पर आता हुआ 5-5.5% का इजाफा।
जोमेटो नतीजों से पहले हमने देखा है थोड़ा सा शांत जरूर हुआ, लेकिन ये रैली कंटिन्यू हुई है पीबी फिनटेक और नायका जैसे स्टॉक्स में, तो वहां पर ट्रेंड खरीदारी का बना है। हिंडाल्को लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में बहुत तगड़ी तेजी 2-2.5% के गेंस के साथ दरअसल वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स के बाद हमने देखा ये मूव आया और कमेंट्री भी मेरे ख्याल में और काफी मजबूत है। इस पर आगे ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से जब कल बातचीत होगी और लाइमलाइट में आएगा ये काउंटर और हाइलाइट्स निकल कर आएंगे। आखिरी 3 सेकंड तो आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि कितनी हरियाली रही है आज स्क्रीन पर। तेजी में बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को टॉप परफॉर्मर, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एसबीआई लाइफ में हमने देखा वो तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी। एशियन पेंट्स ने एक अच्छा कमबैक दिखाया आज दोपहर में ओएनजीसी के ट्रेड में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और बैंकिंग साइड पर कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर लास्ट मिनट ऑफ ट्रेड में तेजी बनती दिखाई दी। इवन सो आईसीआईसीआई बैंक हमने देखा है एसबीआई के साथ तेजी में रहा, लेकिन जो नहीं चले हैं वहां पर एमएससीआई का डर है कि वेटेज कम होगा। अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में दबाव। ऑटो कंपनियों में आज हमने देखा है हीरो जैसे काउंटर्स में प्रेशर देखने को मिला, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला और मारुति भी नर्म। कल एमएनएम के नतीजे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा शांत वो स्टॉक दिखाई दे रहा था। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, ये दूसरे काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखी बिकवाली। आज की क्लोजिंग 17,893, तो 17,900 के को छुआ जरूर, उसके ऊपर टिके कुछ समय के लिए, लेकिन क्लोज कुल मिलाकर 900 के आसपास ही आ रहा है। देखते हैं एडजस्टेड क्लोज क्या रहेगा, ये प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। और निफ्टी बैंक में वो जो अचानक स्पाइक देखने को मिला था, 65 अंकों की बढ़त देखी गई थी, वो 11.2 पर रह गया है। तो क्लोज पॉजिटिव है हालांकि इस मार्केट के लिए। ये रही आज की वीकली एक्सपायरी। देख लेते हैं आज सीधा सौदा में फिर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। दोनों आशीष और यतिन के बीच इंटरेस्टिंग ट्रेड्स इन्होंने नंबर्स के बल पर जरूर चुने थे। तो पिरामिल फार्मा खराब नतीजे तो स्टॉक 9% नीचे। कमिंस तेजी का फायदा नतीजों का मिला। गुजरात पीपावार तेजी वाला ट्रेड था आशीष के लिए और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया नतीजे खराब तो 6% नीचे वो स्टॉक। यतिन ने क्या पिक किया? अदानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट, क्योंकि वेट अगर बदलता है और बदलेगा इन स्टॉक्स पर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ट्रेंड तेजी में नंबर्स के बाद और पेनार इंडस्ट्रीज में भी तेजी अच्छी खासी। चलिए, कोई जरूरत नहीं हर्षदा खांसने की, अब शुक्रवार आ चुका है। मात्र एक दिन दूर है शुक्रवार, जिसका सबको रहता है इंतजार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल का दिन भी अच्छा रहे और डाउ फ्यूचर्स तो कम से कम हर्षदा यही इशारा कर रहा है। कल सुबह फिर आपसे मॉर्निंग कॉल में आशीष के साथ तमाम समीकरण, सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज सब कुछ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।